बच्चों आज अपन ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन जो चैप्टर चल रहा है अपना, उससे रिलेटेड अपन आगे और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर और धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होता जाएगा और इजी होता जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अपन इस चैप्टर के अंदर आज हो सकता है लैंग्वेज थ्योरी बहुत ज़्यादा आ जाए, लग जाए आपको थ्योरी ज़्यादा आ रही है, पर है बहुत काम की थ्योरी है। उस थ्योरी को अपन को समझना है, खाली उसको डायरेक्ट एज इट इज़ ऐसे कैसे याद नहीं करना है, उसके अंदर से क्वेश्चन निकलेंगे डायरेक्ट थ्रू आउट। पूरा आपसे एक बड़ा टॉपिक नहीं पूछा जाएगा, तो बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे। तो आज अपन जो भी लिखने वाले हैं वो क्लास थोड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। जो कल हमने टर्म्स पढ़ी थी उन टर्म्स का आज फिर यूज़ आएगा हमारे, और अगले लेक्चर के अंदर भी बार बार वही चीज़ें सामने आएगी हमारे। तो इसलिए अपन को थोड़ा सा इसको अवेयर होकर के समझना है, ठीक है। तो आज अपन जो बात कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, आपने समझ लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर क्या था फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की। जब लाइट गिरती है मेटल के सरफेस के ऊपर और लाइट की एक फ्रीक्वेंसी सुइटेबल होनी चाहिए, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसको कहते हैं थ्रेशोल्ड, उसके इक्वल फ्रीक्वेंसी की या उससे ज़्यादा की लाइट जब किसी मेटल के ऊपर गिरेगी तो मेटल के अंदर से क्या एमिट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएंगे। इसी फिनोमिनन को आप बोलते हो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जब अब अपन इस फिनोमिनन के बारे में जब बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म हुए थे जिसमें ये फिनोमिनन ऑब्जर्व हुई थी, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, लाइट डालने पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट थे, उनके थ्रू ये ऑब्जर्व हुआ था। तो जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था वो एक्सपेरिमेंट था हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। तो अपन थोड़ी प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं ना। तो कुछ एक्सपेरिमेंट थे, सम एक्सपेरिमेंट्स टू डिमॉन्स्ट्रेट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का दूसरा नाम क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, एक ही बात है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट थे, इन एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट 1887 के अंदर ये परफॉर्म किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्ट, जो मेन जो इसका एम था, वो फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में बात करना नहीं था। ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने, उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोडक्शन के लिए किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस किया था उसने, हर्ट्ज ने, एक्सपेरिमेंटली। तो जब हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस किया तो उसी एक्सपेरिमेंट को करते टाइम उस हर्ट्ज को पहली बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी लाइट डालने पे इलेक्ट्रॉन के एमिशन के बारे में उसको पता चला, हर्ट्ज को। तो सबसे पहले हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की बात निकल करके सामने आई। तो बच्चों कैसा ये एक्सपेरिमेंट था, हालांकि डिटेल से इसके बारे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चैप्टर के अंदर डिस्कस किया जाता है, पर अपन इसको थोड़ा सा बेसिकली देख लेते हैं। कोई डायग्राम से हमारे कोई लेना देना नहीं है, लैंग्वेज से भी कोई लेना देना नहीं है, हमें खाली बस ये ध्यान होना चाहिए हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के अंदर सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की बात सामने आई थी। कैसे था, इसमें क्या था कि ऐसे प्लेट्स थी, मेटल की प्लेट्स थी, ये मेटल की रॉड है, यहाँ मेटल की बॉब है, छोटी सी बॉल है ना, ये छोटी सी बॉल है मेटल की, ये एक प्लेट है, नीचे एक और प्लेट है, ये ऐसे इंडक्शन कोइल है। हमें इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, कौन सी क्या चीज़ है, क्या रोल है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इंडक्शन के अंदर आप पढ़ लोगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोडक्शन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर है उसके अंदर बात कर लोगे आप, इसके बारे में समझ लोगे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। बस मैं खाली आपको इतना सा बताना चाहता हूँ कि ये दो छोटी छोटी मेटल की बॉल है S1 और S2, इनके बीच में गैप है, यहाँ पे एयर भरी हुई होती है। तो जब ये इंडक्शन कोइल है ना, इंडक्शन कोइल की हेल्प से बहुत हाई वोल्टेज लगाया, तो जब हाई वोल्टेज लगाओगे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, S1 और S2 के बीच में, तो ये जो एयर है, एयर वो आयंस में कन्वर्ट हो जाती है। जब एयर को आप है ना, अगर एयर को भर दो किसी चैम्बर के अंदर या कहीं पर भी रख दो और बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हो तो एयर जो है वो आयोनाइज हो जाती है। आपने देखा होगा कि कभी बिजली का तार टूट जाता है तो स्पार्किंग निकलती है। क्यों निकलती है? क्योंकि वो जो वायर टूट जाता है तो वायर के दोनों पॉइंट्स के बीच में हाई वोल्टेज होता है और बीच वाली एयर जो है वो कंडक्टर बन जाती है। एयर इंसुलेटर होती है बट वो क्या बन जाती है, कंडक्टर। तो चार्ज फ्लो होने लग जाता है, इसलिए हमें स्पार्किंग नज़र आती है। तो सेम वही बात है कि जब ये इतने हाई वोल्टेज लगाए S1 और S2 के बीच में, तो ये जो S1 और S2 के बीच में हाई वोल्टेज लगाने पे एयर आयोनाइज हो गई, और एयर आयोनाइज हो गई और उसके बाद जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन हुआ जिसको आगे डिटेक्ट कर लिया गया। यहाँ तक तो ठीक था एक्सपेरिमेंट। अब उसने हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया कि ये जो मेटल की प्लेट है इसके ऊपर लाइट डालने पे, इसके ऊपर लाइट गिराने पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन गिराया उसने, अल्ट्रावायलेट लाइट। जैसे उसने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन मेटल की प्लेट्स के ऊपर एक्सपोज किया, गिराया, तो उसने देखा कि यहाँ पे जो स्पार्किंग पहले प्रोड्यूस हो रही थी, पहले जब इंडक्शन कोइल की हेल्प से आपने जो वोल्टेज लगाया, पहले जो स्पार्किंग हो रही थी वो स्पार्किंग थोड़ी और ज़्यादा हो गई।
स्पार्किंग लीड कर गई, इंक्रीज हो गई, ज़्यादा होने लग गई स्पार्किंग। तो स्पार्किंग इंक्रीज होते ही उसको हर्ट्ज को पता चला कि यहाँ पे लाइट डालने पे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके वो यहाँ आ रहे हैं और वो चार्ज और एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो होने लग रहा है। इस वजह से स्पार्किंग का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे जो भी चार्ज एक्स्ट्रा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, इस प्लेट की वजह से आ रहा है। तो सबसे पहले हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के अंदर ऑब्जर्व हुआ था। इसको अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं लैंग्वेज के अंदर, छोटा सा, खाली अपनी जनरल मेमोरी के लिए रहे अपने सामने, जब भी अपन नोट्स को देखें तो हमारे सामने है। बाकी इसका कोई इतना कोई रोल नहीं है, खाली हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये इसको कहते हैं डिटेक्टर लूप। ये डिटेक्टर है, S1 डैश और S2 डैश डिटेक्टर है। एक्चुअली स्पार्किंग यहाँ होकर के फिर यहाँ स्पार्किंग होती है और ये स्पार्किंग भी बहुत तेज ज़्यादा बढ़ जाती है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है लाइट डालने पे। तो अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं, ड्यूरिंग दी इन्वेस्टिगेशन या ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, the Hertz observed that, yeah, it is observed that when UV radiation incident upon metal plate then the discharging या sparking कह दो, the sparking in detector loop is enhanced या increased, is increased भी लिख सकते हो, increased। क्लियर, इतना सामने लिखना है। अच्छा, ये क्यों हो रहा है, इसका कॉज क्या है? ये स्पार्किंग, ये लूप है, यहाँ पे स्पार्किंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई। तो इसका रीज़न बहुत सिंपल सा है, लाइट गिरी मेटल के ऊपर, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आए और फिर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आते हुए इधर की तरफ चले गए, है ना। एनर्जी, जैसे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली तो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए। यानी हमारा मतलब मोटे मोटे तौर पर अगर मैं यूँ बताऊँ आपको, लाइट डालने पर इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, ये हर्ट्ज को पहली बार पता चला। ठीक है, इसका रीज़न हमको लिखना नहीं है, आप चाहो तो भले लिख सकते हो कि ये स्पार्किंग क्यों इंक्रीज हुई। दिस इंक्रीज्ड because due to emission of electrons from metal surface, ठीक है, हमने लिख लिया, इसमें ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हैं, इसको हटा लेता हूँ मैं। तो सबसे पहले हर्ट्ज को पता चला, चलो ठीक है। अब बच्चों एक दूसरा एक्सपेरिमेंट आया हमारे सामने। ये थोड़े से एक्सपेरिमेंट बाद के थे और ये एक्सपेरिमेंट जो बाद के थे भाई, ये बाद के एक्सपेरिमेंट थे और ये एक्सपेरिमेंट प्योरली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी करने के लिए थे। तो एक और एक्सपेरिमेंट था हॉलवॉक्स एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट, पर मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ। हॉलवॉक के एक्सपेरिमेंट को पहले देख लेते हैं, फिर लेनार्ड एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, हॉलवॉक एक्सपेरिमेंट क्या था, इसका एम भी था कि भाई पता करें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कैसे हो रहा है, लाइट गिर रही है तो क्यों आपके इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, ठीक है। इसने हॉलवॉक ने भी थोड़ी ट्राई की थी। कैसे ट्राई की उसने, ये इसको बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये ऐसा जो शेप बनाया ना मैंने, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के अंदर है। इसके अंदर क्या हुआ कि ये एक रॉड डाली गई है, मेटल की रॉड है। भाई मेटल क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि मेटल ही तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है, ये तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। तो मेटल की रॉड है और यहाँ पे दो है ना, दो लीव है, गोल्ड की लीव है, पत्तियाँ हैं। और ये जो मेटल की रॉड है, जो मैंने एक रॉड बनाई है भाई मेटल की, ये एक प्लेट से कनेक्ट है। ये जो प्लेट है ये जिंक प्लेट है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है। कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो है नेगेटिवली Zn प्लेट, जिंक प्लेट है, क्लियर, जिंक प्लेट है नेगेटिवली। और ये दोनों, ये जिंक की प्लेट जो है इस रॉड से कनेक्ट है, तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज होते हुए इन दोनों लीव्स के ऊपर भी कौन सा चार्ज आ जाएगा, दोनों तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। और ये नेगेटिव रिपेल करेगा, इसकी वजह से ये लीव दोनों एक दूसरे से दूर है, डाइवर्स है, फैली हुई है। चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब हर्ट्ज ने क्या किया कि उसने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इसके ऊपर गिराया, यूवी रेडिएशन। भाई देखो, आप देखोगे कि मैं
ज़्यादातर जगह यूवी रेडिएशन लिखूंगा लाइट की जगह। यूवी रेडिएशन इसलिए लिखेंगे कि आपको पिछले लेक्चर में बताया गया है कि जब लाइट गिराओगे आप तो उसकी फ्रिक्वेंसी सफिशिएंट होनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे। फोटोन के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए वो इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच ले उस मेटल के अंदर से, दीवार तोड़ के इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। अल्ट्रावायलेट रेज की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए या वेवलेंथ कम होनी चाहिए। आप फ्रिक्वेंसी की जगह वेवलेंथ वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, पर दोनों एक दूसरे के उल्टे इन्वर्स हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है और ये माना जाता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन किसी भी मेटल के ऊपर गिराओगे तो इलेक्ट्रॉन उसको एमिट करना ही करना है। और अल्ट्रावायलेट से कम वेवलेंथ होती है जो लाइट की, जो हम देखते हैं आंखों से विजिबल जो लाइट होती है ना, उसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम होती है। तो उसके लिए चांस होते हैं कि एमिट कर भी ले और नहीं भी कर ले, पर अल्ट्रावायलेट तो श्योर है कि इलेक्ट्रॉन एमिट करेंगे। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस मेटल के ऊपर उसने हर्ट्ज ने गिराया। अब जैसे उसने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन गिराया तो उसने देखा, सबसे पहली चीज़ जो उसने ऑब्जर्व की फर्स्ट, कि जिंक की प्लेट धीरे धीरे पास आ रही है। भाई ये जिंक ये दोनों गोल्ड की लीव्स है ना, ये गोल्ड लीव्स है, गोल्ड लीव्स, सोने की पत्तियां हैं। ये दोनों सोने की जो पत्तियां है वो पास आ रही है, धीरे धीरे नज़दीक आ रही है। यानी दोनों ऐसे लीव है भाई, ऐसे डाइवर्स है। ये देखो ऐसे दोनों है और फिर धीरे धीरे एक दूसरे के क्या आ रही है, नज़दीक आती जा रही है। क्यों आ रही है? जब लाइट डालने पे कोई बात नहीं, चलो हर्ट्ज ने पहली बात ये उसने देखा लीव्स एक दूसरे के पास आती एकदम ही रुक गई, न्यूट्रल हो गई, चार्ज है ही नहीं, गायब हो गया चार्ज इनके ऊपर। फिर उसने देखा लाइट अगर लगातार गिराते रह रहे तो अब ये दोनों जो है नेगेटिव की जगह पॉजिटिव चार्ज हो गई। कैसी चार्ज हो गई? पॉजिटिव चार्ज हो गई। तो इसको हर्ट्ज के हॉलबॉक के एक्सपेरिमेंट को अपन देख लेते हैं, ये कैसे हुआ, इसने क्या हुआ, इसका रिजल्ट समझ लेते हैं, फिर अपन थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी है अपन को। तो उसने देखा कि जैसे ही रेडिएशन डाला, भाई देखो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, अपन को बहुत धीरे से रिलैक्स से समझना चीज़ों को, समझी हुई चीज़ें ज़्यादा याद रहती है हमें, इसलिए मैं समझाने में, एक्सप्लेन करने में ज़्यादा जोर दे रहा हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ लें। लेक्चर भले ही बहुत बड़े बड़े दिखेंगे आपको, पर उसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा मिलेगा। और एक बार ही तो पढ़ना, हमें एक बार पढ़ना ताकि परमानेंटली याद रहे उसको। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डालने पे उसने ये देखा कि ये मेटल की प्लेट है, जिंक भी मेटल है, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डालने पे हमें पता है, अब हम जान चुके हैं कि रेडिएशन डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इस दीवार को तोड़ के बाहर आ जाएंगे, जिंक से बाहर आ जाएंगे। तो जैसे जैसे आप लाइट गिराओगे, इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज कम होगा जिंक से, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम होगा तो ये नेगेटिव सरक करके कहाँ जाएगा भाई? ऊपर जाएगा ना। अब वहाँ कम बढ़ रहा है नेगेटिव, क्योंकि ये तो पूरा नेगेटिव फैला हुआ था, तो ये धीरे धीरे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे और फिर लाइट गिरेगी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और ये नेगेटिव चार्ज ऊपर जाएगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, बाहर निकलेंगे, ऐसे धीरे धीरे जिंक के प्लेट से पूरा नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। ये भी सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते रहेंगे आप लाइट डालते रहोगे तो। और जब जैसे जैसे चार्ज कम होगा, देखो बच्चों, जैसे जैसे चार्ज कम होगा तो पहले ये दोनों तरफ नेगेटिव है, तो उस नेगेटिव की वजह से रिपल्शन है, बहुत दूर है, ये गोल्ड की लीव्स एक दूसरे से दूर है। पर जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो ये लीव्स दोनों एक दूसरे के क्या हो रही है? नज़दीक आती जा रही है, क्योंकि रिपल्शन कम हो रहा है, धीरे धीरे नेगेटिव कम हो रहा है, कम होते होते लीव्स पास आएगी, नेगेटिव कम होता जा रहा है, लीव्स और पास आ रही है। तो लीव्स पास आने का रीज़न क्या है? नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज ने उनको दूर करके रखा था, रिपल्शन, तो इलेक्ट्रॉन कम पड़ गए। फिर उसने देखा कि अब और ज़्यादा लाइट डालेंगे तो अब इलेक्ट्रॉन तो पूरा खत्म हो गया भाई, नेगेटिव चार्ज पूरा खत्म हो गया, तो अब इस मेटल के अंदर से और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेंगे। पहले इस पर नेगेटिव चार्ज था, इसका मतलब इसके ऊपर पहले बहुत सारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे। नेगेटिव चार्ज आने का मतलब है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव तभी आता है जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब इसके ऊपर कोई चार्ज, अब चार्ज बचा नहीं, इलेक्ट्रॉन तो पड़े हैं, बहुत सारे पड़े अंदर, लेकिन पहले एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे। कोई भी चीज़ नेगेटिव क्यों होती है? उसका रीज़न ये है कि उसके ऊपर उसके अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। जैसे एटम है, एटम में आपको मान लो ये 4 प्लस है और 4 इलेक्ट्रॉन है, तो +4 प्लस -4 ये तो 0 चार्ज हो गया। लेकिन अब मैं एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो ये 4 तो प्लस है, अंदर न्यूक्लियस के अंदर 4 प्लस है, और माइनस कितने? 5, तो 4 में से 5 गया तो -1, यानी एटम नेगेटिवली चार्ज हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जैसे ही हट जाएगा तो वापस इसका चार्ज क्या हो जाएगा? 0। अब अगर आप इस एक इलेक्ट्रॉन इसको भी हटा दोगे तो प्लस तो है 4 और माइनस कितने? 1 2 3, 4 - 3 कितना हो गया? +1। तो इलेक्ट्रॉन हटने पे वो धीरे धीरे पॉजिटिव बन जाता है ना। तो पहले ये जिंक की प्लेट नेगेटिव थी, इसका मतलब है इसके ऊपर बहुत सारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, वो निकल गए, सब खत्म हो गए।
अब और आप लाइट गिराए जा रहे हो तो अब दूसरे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो भी बाहर निकलने लग रहे हैं। तो जब आप किसी न्यूट्रल बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को निकालते हो तो वो पॉजिटिव आयंस में बदल जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो अब धीरे धीरे और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और ये जिंक की प्लेट जो है नेगेटिव की जगह अब क्या होने लग रही है, पॉजिटिव हो रही है। और वो पॉजिटिव बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और जिंक के ऊपर वापस पॉजिटिव आएगा। दोनों ये गोल्ड की लीव के ऊपर दोनों तरफ पॉजिटिव आएगा और ये पॉजिटिव रिपेल करेगा और वापस ये लीव जो है दोनों दूर हो जाएगी। तो बिल्कुल इजी बात है, पहले लाइट डाली, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स कम हुए या नेगेटिव चार्ज था कम हुआ, लीव नज़दीक आई, पूरी न्यूट्रल हो गई तो एकदम कहीं नज़दीक आके रुक गई। फिर और लाइट डाले जा रहे तो अब धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लग रहा है। तो दोनों तरफ लीव के इधर पॉजिटिव, यहाँ से होते हुए इधर दोनों तरफ पॉजिटिव आएगा तो रिपल्शन धीरे धीरे वापस बढ़ेगा, क्योंकि अब लीव के ऊपर दोनों तरफ कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इतनी छोटी सी बात है यार, इसको दिमाग में रखना, कोई एग्जाम में नहीं आएगा, नहीं पूछा गया ये। बस हमें खाली ये दिमाग में रखना है कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, लाइट डालने पे इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, बस इतनी सी चीज़ है। तो मैं इसको, ये डायग्राम आपको कैसे बनाना है भाई, वही डायग्राम बनाना आपको, नेगेटिव चार्ज रख के और इसको अपन लिख लेते हैं। ये आप डायग्राम ड्रॉ कर दें, ये नेगेटिव है और मैं इसको लिख लेता हूँ, है ना। Hallwalk observed that when negatively charged Zn plate connected with gold leaf electroscope, इसका पूरा डिवाइस का नाम क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो व्हेन नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट इज एक्सपोज्ड, या व्हेन नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट इज एक्सपोज्ड, एक्सपोज का मतलब गिराना है ना, एक्सपोज्ड विथ यूवी रेडिएशन देन, अब क्या ऑब्जर्व किया, हॉलवॉक ऑब्जर्व किया, हॉलवॉक ऑब्जर्व दैट, हो भाई दैट क्या ऑब्जर्व किया उसने ये ऑब्जर्व किया सबसे पहली फर्स्ट पार्ट कि इनिशियली जो है, इनिशियली फर्स्ट सबसे पहली चीज ऑब्जर्व की कि जो नेगेटिव चार्ज है डिक्रीजेस एंड लीव्स नजदीक आ रही, लीव्स कन्वर्जेस यानी पास आ रही है ना, कन्वर्जेस। इनिशियल के अंदर नेगेटिव चार्ज कम हुआ, फिर उसने क्या ऑब्जर्व किया, सेकंड नंबर पॉइंट, लीव्स या चार्ज बिकम्स न्यूट्रल, प्लेट बिकम्स न्यूट्रल, ये जो प्लेट है ना पूरी प्लेट और लीव बिकेम न्यूट्रल हो गई। और थर्ड चीज उसने क्या ऑब्जर्व की, थर्ड भाई मैं यहां लिख लेता हूं ऊपर, ऑन फर्दर फॉलिंग ऑफ यूवी रेडिएशन, और गिराए जा रहे हो, दी प्लेट बिकम्स या बिकेम पॉजिटिव, बिकम पॉजिटिव लिख लो आप, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड, बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्या हो गई भाई, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गई। ये तीन चीजें उसने ऑब्जर्व की। अब ये इसका क्या उसने रीजन बताया, फिर इसको मैं रफ कर रहा हूँ, हटा देता हूँ इसको। फिर चलो ठीक है, उसने तीन चीजें ऑब्जर्व कर ली। अब ऑब्जर्व करने के बाद उसने क्या कंक्लूजन क्या निकाला, तो इसने एक ही तो कंक्लूजन निकाला जो अपन यूं ही कभी के बोलते आ रहे हैं, यही 3-4 दिन आप लगातार यही सुनोगे बस। तो कंक्लूजन क्या निकाला इसने, ऑन फॉलिंग यूवी रेडिएशन free electrons are emitted from zinc plate, Zn plate। लो भाई ये इसने पता कर लिया, ठीक है, इसने सिस्टमैटिकली देखा कि हाँ लाइट डालने पे इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं। अब इसके बाद एक तीसरा होशियार साइंटिस्ट आया, तो जो एक थर्ड एक्सपेरिमेंट था, लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। ये भाई थोड़ा सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंट था, इसके बारे में अपन आगे डिटेल से बात करेंगे। अभी अपन इसका ये देख लेते हैं इसने क्या किया, कैसे इसको मतलब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, ये चीज़ अपन देख लेते हैं, बाकी डिटेल से इसके बारे में आगे बात होगी। तो ये लेनार्ड एक्सपेरिमेंट जो था, इट वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट
परफॉर्म्ड टू स्टडी करने के लिए। अभी तो इससे पहले जो एक्सपेरिमेंट थे उन्होंने खाली ऑब्जर्व किया कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है, इसने तो उसकी सिस्टमेटिकली स्टडी की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, जो हमें पढ़नी है। परफॉर्म्ड टू स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब क्या था, कैसा था, उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, ये ग्लास का बल्ब है, इवैक्यूटेड ग्लास का बल्ब है। इसके एक तरफ जो है ये ग्लास या क्वार्ट्ज का बल्ब है, एक तरफ वो लगा होता है कैथोड। क्या लगा होता है, ये कैथोड, और दूसरी तरफ लगा हुआ होता है एनोड। कैथोड जो होता है वो फोटो सेंसिटिव मटेरियल का बना होता है। फोटो सेंसिटिव मटेरियल किसको कहते हैं, जिस पे लाइट गिराने पे इलेक्ट्रॉन एमिट हो। तो और यहाँ पे कोई विंडो है, जिस विंडो के थ्रू क्या होता है, लाइट अंदर एंटर करेगी, लाइट अंदर की तरफ एंटर करेगी, और लाइट जो होगी वो यूवी रेडिएशन ही गिरा रहे हैं अभी हम। यहाँ पर इस बल्ब के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। कैथोड को हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल पे किया जाता है और एनोड को जो है वो पॉजिटिव। ये वेरिएबल पोटेंशियल वाली बैटरी है बी। एक करंट को देखने के लिए एक माइक्रो एमीटर लगा दिया, बस, बाकी कुछ नहीं है। सिंपल सा डायग्राम है। ये जो बल्ब है भाई किसका है, ग्लास का बल्ब है या क्वार्ट्ज है, इवैक्यूटेड, वैक्यूम की स्पेलिंग नहीं आती यार, इटेड क्वार्ट्ज बल्ब वैक्यूम है पूरा, अंदर कोई एयर वेयर कुछ नहीं होनी चाहिए। एयर होगी तो आयनाइज हो जाएगी ना एयर। हमें कोई अंदर एयर वेयर कुछ नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से और दूसरी जगह से अवेलेबल नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन अगर मिलेंगे तो आपको ये देगा कैथोड, और कैथोड जो है इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा, इसीलिए इसको कैथोड कह दो। और कैथोड नहीं कह सकते आप, तो इसको एमीटर तो बोलोगे ही बोलोगे, एमीटर है ना, एमिट करता है इसलिए एमीटर। ये एनोड जो है इसको एनोड बोलो आप, इसको एनोड बोलो तो अच्छी बात है, और एनोड नहीं बोलोगे तो ये यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये उनको पकड़ेगा, कैच करेगा, कलेक्ट करेगा, इसलिए इसको कहेंगे कलेक्टर। क्या है ये, कलेक्टर है, हमारे कलेक्टर साहब ये। अब लाइट गिरे, आपने यूवी रेडिएशन, अब एक्सपेरिमेंट देख लेते क्या है। इसने लाइट गिरे यूवी रेडिएशन, इसने क्या किया, मतलब वैरायटी ऑफ रेडिएशन, मतलब फ्रिक्वेंसी, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के डिफरेंट वैरायटी के रेडिएशन फॉल किए। तो इसने वैरायटी ऑफ रेडिएशंस इस मेटल के ऊपर फॉल किए, तो उसने देखा कि कुछ रेडिएशन लाइट को एमिट कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। इसने रेडिएशन फॉल किए, पहले फ्रिक्वेंसी को कम रखा, फिर धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी को बढ़ाता रहा। तो इसने देखा कि पहले फ्रिक्वेंसी को कम रखा तो कोई लाइट नहीं एमिट हुई, इंटेंसिटी को बढ़ा दिया इसने फुल, पर ये तो एमिट ही नहीं हो रहे थे इलेक्ट्रॉन। फिर इसने क्या किया, फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना शुरू किया, इंटेंसिटी को छोड़ा। इसने कहा इंटेंसिटी गोली मारो, इंटेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर इसने फ्रिक्वेंसी को लिया और फ्रिक्वेंसी इंक्रीज की, तब एक ऐसी फ्रिक्वेंसी मिली कि इससे इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू हुए। और वो इलेक्ट्रॉन जैसे एमिट होना शुरू हुए, फिर वो इलेक्ट्रॉन इस एनोड का कैसा पोटेंशियल अभी किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से, और वो किससे है, नेगेटिव से। तो लाइट गिरे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से रिपेल होकर यहाँ इधर दौड़े, और वो पॉजिटिव ने अट्रैक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन उधर दौड़े। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर दौड़े, एनोड तक पहुँचे, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट क्या फ्लो होना शुरू हो गई, करंट। और जैसे ही करंट फ्लो शुरू हुई तो लेनार्ड खुश हो गया, एकदम जोर से चिल्लाया, वाह। तो जो लेनार्ड है उसने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया, हाँ भाई लाइट गिराने पे इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं। अब आपको ऐसा दिमाग में लग सकता है, तो बच्चों ये जो करंट फ्लो हो रही है, ये जो करंट फ्लो हो रही है, ये करंट किसकी वजह से हो रही है, इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही है ऑब्वियसली। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, इस नेगेटिव प्लेट की वजह से आए। आपको ऐसा लग सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ये बैटरी कनेक्ट की इसकी वजह से करंट हो रही होगी। नहीं, बैटरी नहीं करंट फ्लो कर रही है, बैटरी तो तब करती है, कब करती है, तो वो आगे बात करेंगे, छोड़ो इसको। तो भाई है ना, चलो बता ही देता हूँ आपको, ज़्यादा टेंशन में नहीं रखते हैं। बैटरी भाई तब करंट फ्लो करती है जब किसी कंडक्टर से बैटरी को कनेक्ट कर दो, और बैटरी से कनेक्ट करते हो कंडक्टर को, फिर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑलरेडी कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट होता है, ये बैटरी का पॉजिटिव है ना, ये तो 10th में पढ़ा है। पॉजिटिव से अट्रैक्ट होकर इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट क्या होगी, करंट होगी। पर यहाँ पे देखो, ये कोई कंडक्टर थोड़ी है, ये तो खाली बल्ब है, बीच में कुछ नहीं, टूटा फूटा है, खाली जगह है। ये खाली जगह यहाँ से मैं कट कर दूँ तो क्या कोई करंट होगी क्या, फ्लो होगी क्या, बीच में तो खाली जगह है, कोई कनेक्ट ही नहीं है, तो फिर कैसे इलेक्ट्रॉन घूमेंगे गोल गोल।
नहीं घूम सकते, नहीं फ्लो हो सकते। तो इलेक्ट्रॉन जब तक जाएंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन का पूरा कंटिन्यूसली फ्लो नहीं होगा, तब तक करंट थोड़ी होगी। बैटरी क्या कर सकती है? बैटरी ने तो खाली इसको पॉजिटिव कर लिया और इसको नेगेटिव कर लिया। तो एक्चुअली करंट जो है इस बैटरी की वजह से नहीं है भैया। करंट जो है आ रही है वो रेडिएशन फॉल किया, और रेडिएशन फॉल करने पे इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, और फिर इन इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तब करंट डेवलप हुई। तो कुल मिला के फर्स्ट उसने ऑब्जर्व किया कि भाई हाँ, मतलब सॉरी फर्स्ट क्या, पहले और ऑब्जर्व हो चुका था, पर उसने फर्स्ट ये चीज़ ऑब्जर्व की कि ये जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है मेटल के सरफेस से, वो इसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज हो रहा है, इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। और भी उसने सिस्टमेटिकली इसके एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सिस्टमेटिकली स्टडी की, और वही सारी चीज़ें अब हम देखने वाले हैं। तो एक बार मैं थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेता हूँ, ज़्यादा अपन को टाइम ख़राब करना नहीं है इसके अंदर। तो आप मेरे साथ साथ लिख लो इसको, डायग्राम बना देना भाई आप, एज शोन इन फिगर। शोन इन फिगर कैथोड सी ऑफ फोटोसेंसिटिव मटेरियल कोटेड विथ फोटोसेंसिटिव मटेरियल, ये सब आगे लिखूंगा मैं, फिर भी यूँ क्या पता क्यों लिख रहा हूँ। कोटेड विथ फोटोसेंसिटिव मटेरियल एंड एनोड आर कनेक्टेड अक्रॉस द एंड्स ऑफ, देखो भाई लिखते लिखते कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर लेना है ना, लिखना, क्योंकि मैं फटाफट अब इसको लिखा रहा हूँ, क्योंकि इसका कोई इतनी ज़रूरत है, मतलब ज़रूरत तो है, इसके आगे आएगी स्टडी के अंदर। अब ये आपसे डायरेक्ट एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेनार्ड एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करो। एनोड आर कनेक्टेड अक्रॉस दी, अच्छा कोई कहे नहीं काम आएगा तो भी ज़बरदस्ती क्यों बताए जा रहे हो, ज़बरदस्ती क्यों बताए जा रहे हो? तो अगर आप पहले काउंटिंग नहीं सीखोगे, 1 2 3 नहीं सीखोगे, तो फिर कैसे एडिशन करना है, कहाँ से टेबल सीखोगे, कुछ नहीं सीखोगे ना, तो पूरा बोरिंग हो जाएगा ना। सीधा अब मैं ला करके बता दूँ ये चीज़ ये होती है तो थोड़ी समझ में आएगा। लिख क्यों रहे हैं? क्योंकि नोट्स प्रॉपर होने चाहिए। नोट्स प्रॉपर होंगे, आप वापस जब रिवाइज करोगे तो आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा, समझ में आएगा चीज़ें कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हुए आगे बढ़ रही है ना। फर्जीवाड़ा नहीं कर सकते कुल मिला के हम। एनोड आर कनेक्टेड अक्रॉस दी एंड्स ऑफ ई वैक्यूटेड, ई वैक्यू, यार ये इसमें आते मैं अटक जाता हूँ, ई वैक्यूटेड क्वार्ट्ज बल्ब, ये ट्यूब है, बल्ब कह दो या ट्यूब कह दो, है ना, ट्यूब। फुल स्टॉप के बाद आगे लिखना, विद द हेल्प ऑफ बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस, ये पीडी लिखा है मैंने, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस है। विद द हेल्प ऑफ बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस कैथोड एंड एनोड, सी एंड ए, कैथोड एंड एनोड। और फिर इसको डायग्राम को भाई हटाओ, थोड़ा जगह बढ़ाओ। आगे लिखना है ना, 2-4 लाइनें और लिखनी है अपन को। ये जो भाई कैथोड है उसको क्या कहते हैं अपन? एमिटर कहते हैं, इसको कलेक्टर कहते हैं, ये भी लिख लेते हैं। हियर कैथोड emits electron, so it is called emitter, and anode collects them, so it is called collector। अब अपन इसका क्या कहते हैं, वर्किंग लिख लेते हैं, क्या कैसे किया उसने एक्सपेरिमेंट को। व्हेन UV radiation incident on C cathode, the microammeter gives reading, क्या देता है ये? रीडिंग। that means current flows in circuit, क्या फ्लो होना शुरू हो जाती है? करंट। वाई, क्यों हुई? because current flows in circuit. This current is due to emission of free electrons from metal surface
फ्रॉम मेटल सरफेस। अब भाई जो लेनार्ड था आपके, ये तो लिख लो, वर्किंग लिख लो। इस एक्सपेरिमेंट लेनार्ड स्टडी the effects of by this experiment Leonard observe the effect of observe and study है ना, the effects of frequency, intensity, potential, उन सब के स्टेप, सबका क्या इफेक्ट पड़ता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पे, उसने स्टडी की। तो यही अपन सब करने वाले हैं। अब इसको हटा दूं मैं पूरे को, तो अब अपन बहुत ही इंटरेस्टिंग इसी की स्टडी कर रहे हैं भाई, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा ये। अब बच्चों जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको लगता होगा मैं हर टॉपिक को इंपॉर्टेंट कहता हूँ, बट आप पिछले साल के, भले इस साल के एग्जाम का, पिछले साल का, उससे पहले के कोई भी साल के पेपर उठा के देख लो, गारंटेड आपको इस टॉपिक पे क्वेश्चन मिलेगा। तो इसलिए अपने पूरे कान खुले कर दो। अब इस टॉपिक को समझना आपको बहुत ज़रूरी है, और मैं अगेन आपको अवेयर कर देता हूँ इस टॉपिक के बारे में। चलेगा बहुत बड़ा, आपके शायद हो सकता है पेज भरी जाए, 2-3 पेज भर लो आप, लेकिन क्वेश्चन उसमें से 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के निकलेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन निकलेंगे आपके। तो इसलिए, और आगे के पूरे आगे का पूरा जो पिछले जो टॉपिक्स होंगे, अब आएंगे जो नेक्स्ट टॉपिक आएंगे, वो भी पूरे इसी पे बेस्ड होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझना। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को वापस बार बार देखना, नहीं समझ में आए तो बार बार देखना, देखते रहना, समझ में आ जाएगा। तो है क्या, अब ये देख लेते हैं अपन। टॉपिक जो है स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टडी कर रहे हैं अपन। तो लेबोरेटरी में ये कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है और कैसे स्टडी की है उसकी, उसी के बारे में अपन देख रहे हैं। तो द एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज शोन इन फिगर। तो भाई लो, पहले फिगर बना देते हैं अपन, आप लैंग्वेज लिखते रहना, मैं डायग्राम बना रहा हूँ। तो सेम वही डायग्राम बनेगा। अब ये मैं थोड़ा हटा दूँ भाई, मेरी जगह कम पड़ रही है, और डायग्राम पूरा क्या बना हुआ रहेगा, इसलिए मैं इस चीज़, आप लिख लेना है ना, ये लैंग्वेज स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, और ये ऐसे एक लाइन लिख लो आप, फिर डायग्राम बना देते हैं अपन। ये एक पूरी ट्यूब है, ई वैक्यूटेड ग्लास की ट्यूब है। इसके एक एंड पर क्या कनेक्ट था, कैथोड का एरिया थोड़ा बड़ा होता है ना, एरिया थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एमिट करवाने, सरफेस ज़्यादा होना चाहिए, जितने ज़्यादा सरफेस पे लाइट गिरेगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। तो ये तो आपका कैथोड है। कैथोड मीन्स आप इसको एमिटर भी बोल सकते हो, एमिटर। और ये आपका एनोड है, ए, ये एनोड को आप क्या बोल सकते हो, कलेक्टर। इधर एक विंडो बना देना, ग्लास विंडो, ये फिल्टर लगा हुआ है। ये जो मैंने लाइनें खींची ना, ऐसे डिजाइन बनाई ना, ये विंडो है, और ये जो डिजाइन बनाई है ऐसे, इसको बोलते हैं फिल्टर। फिल्टर पानी वानी छानता है। अब यहाँ से जो है लाइट अंदर की तरफ आएगी। फिल्टर का काम होता है कि जिस फ्रिक्वेंसी की लाइट चाहते हो आप उसी को आने देता है, बाकी को रोक देता है, ब्लॉक कर देता है, अनडिजायरेबल फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक कर लेता है। तो ये विंडो से लाइट आ रही है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, यूवी रेडिएशन। यहाँ एक मैंने लगा दिया माइक्रो एमीटर। ये आपके एक और डिजाइन बना रहा हूँ मैं, इसको कहोगे कम्यूटेटर। ये रियोस्टेट कह दो या पोटेंशियल डिवाइडर। यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा रहा हूँ भाई, जगह कम पड़ने वाली है। और
यहाँ आपकी जो फेवरेट बैटरी होती है वो लगी हुई है, प्लस माइनस बैटरी को यहाँ बी लिख लो, ये की लगी हुई के, और ये हो गया कंप्लीट। ये जो लाइन मैंने बनाई है, ये वाली लाइन, ये वाली, ये पूरा, और यहाँ पे ये रियो स्टेट है, ये प्रैक्टिकल में लैब में आप वैसे ही देखोगे, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिवाइडर। तो बच्चों ये सर्किट डायग्राम आप बना दो एक बार। अब बच्चों थोड़ा सा अपन इसके बारे में लिख लेते हैं, सेटअप के बारे में। तो लिख लेते हैं एज शोन इन फिगर कैथोड C coated with photosensitive material। ज़्यादा बड़ी लैंग्वेज नहीं लिखेंगे अपन, फोटोसेंसिटिव मटेरियल। और इस कैथोड को चलो ये आगे लिख लें, फोटोसेंसिटिव मटेरियल एंड एनोड ए आर कनेक्टेड, वही पहले वाला जो लिखा था ना वही वैसे ही लिखना है, कनेक्टेड एट द एंड्स ऑफ इवैक्यूएटेड, ऐसे लिखना है, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। ग्लास कह दो या क्वार्ट्ज कह दो भाई, एक ही बात है, एक ही बात तो नहीं है, बाकी है दोनों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। एंड्स ऑफ इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, हियर कैथोड एमिट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा, इसलिए इसके ब्रैकेट में लिख लो एमिटर एंड एनोड। भाई एमिटर और कलेक्टर नाम वास्तव में यूज़ करेंगे अपन ज़्यादातर, कैथोड के लिए कैथोड यूज़ नहीं करके अपन एमिटर यूज़ कर सकते हैं, पर एनोड के लिए तो कलेक्टर बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ करेंगे, और एग्जाम में भी आता है लगभग ज़्यादातर एनोड की जगह नाम कलेक्टर वर्ड यूज़ आ जाता है। एंड एनोड ए या एनोड कलेक्ट्स देम, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं अपन, कलेक्टर कह सकते हैं। इसको अब मैं थोड़ा सा जगह कंपल्सरी हटा रहा हूँ भाई, आगे लिखना है ना, 2-4 लाइनें और है, कोई ज़्यादा इतनी बड़ी लैंग्वेज है नहीं। द ट्यूब कंटेनिंग ग्लास विंडो with filter which permits UV radiation to fall on cathode। अब बस नेक्स्ट है टू मेजर करंट, फोटोइलेक्ट्रिक करंट microammeter and to measure potential difference, a voltmeter are used with the help of battery and potential divider the potential difference is maintained between cathode C and anode A। बस इतनी सी लैंग्वेज लिखनी थी हमें, लिख लिया हमने। अब ये तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, अब वर्किंग क्या होगी, थोड़ी सी ये 2 लाइनें वर्किंग के बारे में लिखेंगे, फिर अपन स्टडी करेंगे इसकी, और वो जो स्टडी के पॉइंट्स आएंगे वो हमारे लिए काम के होंगे। इसको मैं रफ कर लेता हूँ, डायग्राम को मैं रफ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसको हटा लेता हूँ। देखो बच्चों अब वर्किंग लिख लेते हैं, वर्किंग में अपन ज़्यादा लाइन लिखेंगे नहीं, खाली बस 2 लाइनें लिखेंगे। व्हेन यूवी रेडिएशन फॉल ऑन कैथोड देन फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड which attracted towards क्या कहते हैं इसका, क्या नाम भाई, कलेक्टर या एनोड, टुवर्ड्स एनोड ए
एनोड ए, फुल स्टॉप के बाद लिखो दिस लीड्स टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या प्रोड्यूस होती है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब ये हमने लैंग्वेज लिख लिया है ना, वर्किंग ये। अब अपन स्टडी करना शुरू करते हैं, अपन एक एक चीज़ों की स्टडी करेंगे अपन। तो मैं एक बार इसको रफ कर लेता हूँ। देखो स्टडी हम 3 चीज़ों की करेंगे, 3 चीज़ों का इफेक्ट पढ़ेंगे यहाँ पे पूरा देखने वाले हैं। एक तो फ्रीक्वेंसी का देखेंगे इफेक्ट क्या पड़ेगा, और फ्रीक्वेंसी के इफेक्ट के बारे में आप लोग जानते हो कि अगर लाइट कम फ्रीक्वेंसी की है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम है, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, ये ऑलरेडी आप जान चुके हो। दूसरा अपन इंटेंसिटी का इफेक्ट देखेंगे, इंटेंसिटी बढ़ाने में क्या फ़र्क पड़ता है। आपने देखा होगा कि इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में हेल्प तो नहीं करती, इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाने में कोई हेल्प नहीं करती है। लेकिन अगर एमिट हो गए इलेक्ट्रॉन्स तो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बाहर, ये इंटेंसिटी जरूर कंट्रोल करती है। तो इंटेंसिटी सीधा करंट को अफेक्ट करती है, ये भी हम देखेंगे अभी यहाँ पे। पिछले लेक्चर में आपको समझाया है मैंने, देखना आप। और अगली जो है एक इफेक्ट देखेंगे अपन पोटेंशियल का, कि पोटेंशियल का भी क्या फ़र्क पड़ेगा। ये लिखना मत भाई आप, है ना, मैं खाली बता रहा हूँ आपको। तो 3 चीज़ों के इफेक्ट देखने हैं अपन को, और रिलेटेड ग्राफ्स भी बनाने हैं हमें, और ये हमारा पूरा स्टडी का होगा, और ये ही आपके एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चंस कवर अप करेगा। आगे तक हम 3-4 दिन बार बार इन्हीं चीज़ों के नाम लेंगे, कोई नई चीज़ नहीं आएगी, यही बार बार यही आएंगे। तो इसलिए मैं अभी इसको हटा देता हूँ, मैं इफेक्ट पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले इफेक्ट इस फ्रीक्वेंसी का नहीं पढ़ूंगा, पहले इसका स्टडी नहीं करेंगे हम, पहले इंटेंसिटी का नहीं करेंगे, पहले सीधा पोटेंशियल का करेंगे अपन। क्योंकि एक बार पोटेंशियल का करने के बाद पोटेंशियल को इसके साथ भी रिलेट करना पड़ेगा और इसके साथ भी करना पड़ेगा। तो इसलिए अपन को मजबूरी है कि पहले एक बार अपन पोटेंशियल का इफेक्ट देख लेते हैं। तो अब आपको हेडिंग डालनी है इसी के अंदर, सबसे पहले फर्स्ट इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। किसका पोटेंशियल, किसका पोटेंशियल? इसका, एनोड का इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। और इसका पोटेंशियल इसके रेस्पेक्ट में है ना, इसको आप पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो, पर जनरली मैं इसका पोटेंशियल को 0 कर दूंगा आगे, इसके पोटेंशियल को अपन 0 ही मान के चलेंगे। तो इसलिए इसका पोटेंशियल 0 है, और इसका जितना भी पोटेंशियल होगा, जैसे इसका मान लो पोटेंशियल 2 वोल्ट है और इसका पोटेंशियल है 0, तो पोटेंशियल में डिफरेंस कहोगे तो 2 में से 0 माइनस करना पड़ेगा। तो 2 में से 0 माइनस करोगे तो डिफरेंस भी कितना रहेगा, 2 रहेगा। और मैं पोटेंशियल डिफरेंस नहीं कह के खाली पोटेंशियल कहूँ एनोड का कितना पोटेंशियल है, तो भी 2 है। तो इसलिए आप पोटेंशियल बोलो एनोड का या पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, एक ही बात है, क्योंकि मैं एनोड के वोल्टेज को क्या मान के चल रहा हूँ, 0 मान के चल रहा हूँ। नेगेटिव भी दे सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नेगेटिव दोगे तो इलेक्ट्रॉन ईजिली रिपेल होकर वहाँ पहुँच पाएंगे। ये सारी बातें हम बात कर रहे हैं। तो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल देख रहे हैं अपन, है ना। लेकिन फिर भी आप इजीनेस के लिए ये मान लो कि इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट रहेगा, और मैं इसी के पोटेंशियल की बात करूँगा, ठीक है। तो ताकि देखेंगे अपन कि ये कैसे इलेक्ट्रॉन को खींचता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन लाइट गिरी तो वो तो वैसे इलेक्ट्रॉन वहाँ से तो रवाना होने ही होने हैं ना, इलेक्ट्रॉन लाइट गिर गई, इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल गए। तो बच्चों अब अपन सारी बातें जो है डिटेल से और सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं। सबसे पहले आपने हेडिंग डाल दी इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। अब आप थोड़ा सुनो, समझो इसको, 3 चीज़ों को आपको सुनना, अच्छे से समझना है। मैं इसमें टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ एक्चुअली, जानबूझ के। अब आप देखो, लाइट गिरा दी आपने, सबसे पहले तो कंडीशन यही है कि लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड होती है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कम से कम, ताकि वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। तो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा ही लाइट डाल रहा हूँ मैं, तो इसका तो टेंशन लेना ही नहीं आपको। फ्रीक्वेंसी कम है कि ज़्यादा है कि इसका टेंशन नहीं लेना है। फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट डाल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, कैथोड से तो बाहर निकल गए भाई, कैथोड का पोटेंशियल 0 ही है, 0 वोल्ट है। और एनोड देखो किससे कनेक्ट है, बैटरी के। ये भाई डायग्राम के बारे में बता देता हूँ। ये बैटरी है, ये मतलब बल्ब है ग्लास का या ट्यूब है। ये कैथोड देखो आप, सी देखो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से होते हुए इधर इधर चलते रहो। देखो ये सर्किट को इधर से होते हुए, इधर से होते हुए, इधर से होते हुए, इधर से होते हुए, ये यहाँ रियोस्टेट, फिर इधर की तरफ चलो, चलते रहो चलते रहो। तो ये नेगेटिव आया ना, नेगेटिव। तो ये कैथोड किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से कनेक्ट है। बस इतना सा ध्यान रखना है, नेगेटिव से, पर इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को आप 0 वोल्टेज पे मान सकते हो। और ये जो है फर्स्ट वाला, ये जो एनोड है देखो किससे कनेक्टेड है, ये इधर से होते हुए, इस कम्यूटेटर से होते हुए, इधर से होते हुए, यहाँ से होते हुए बैटरी के प्लस के पास जा रहा है। तो ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये तो पॉजिटिव है और वो 0। क्लियर। अभी भाई देखो, अब क्या कर रहे हो आप, जैसे आपने लाइट गिरे तो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, और इसका मान लो वोल्टेज पॉजिटिव वोल्टेज है भाई, प्लस है, प्लस का कितना भी मान लो, 2 वोल्ट 3 वोल्ट कितना भी मान लो आप, तो इसका वोल्टेज पॉजिटिव है। ये आपने देख लिया, ये बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है। और इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज तो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है ना। तो इलेक्ट्रॉन आप लाइट गिरा रहे हो और इलेक्ट्रॉन एमिट हुए जा रहे हैं,
और ये पॉजिटिव क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन रवाना होंगे, उधर की तरफ चलेंगे। ये आप ये लाइट डाल रहे हो, इलेक्ट्रॉन निकला, लाइट गिरी आपने, इलेक्ट्रॉन बाहर आया और पास में एनोड पड़ा इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा किसकी तरफ, एनोड की तरफ। और जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल करके यहाँ पहुँच जाएगा एनोड के पास, फिर एनोड के पास पहुँचने के बाद वापस बैटरी में चला जाएगा इधर, कुल मिला के जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो आपके सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। तो आप लाइट डाल रहे हो, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, रवाना होकर के एनोड पे पहुँच रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट होगी सर्किट के अंदर। तो आप डायग्राम में करंट की डायरेक्शन बना दो भाई, सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो गई। करंट कहाँ से मेजर करोगे, इस माइक्रो एमीटर से। माइक्रो एमीटर की रीडिंग आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा करंट फ्लो हो रही है सर्किट के अंदर। अब मैं बात कर रहा हूँ इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल का इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप लाइट डाल रहे हो, आप लाइट डाल करके आप जैसे जैसे आप इस पोटेंशियल एनोड के वोल्टेज को आप बढ़ाओगे, आप वोल्टेज बढ़ाओगे, तो आप देखोगे स्टार्टिंग में करंट इंक्रीज होगी, करंट धीरे धीरे इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो +1 वोल्ट इसका वोल्टेज, तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अट्रैक्ट होकर पहुंच रहे हैं। 2 वोल्ट बढ़ा दिया आपने वोल्टेज, तो 2 वोल्ट बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन तेजी से पहुंचेंगे। 3 वोल्ट बढ़ाया तो और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तेजी से खींचेगा। जितना ज़्यादा पोटेंशियल लगाओगे इलेक्ट्रॉन रैपिडली मूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉन जितने जल्दी पहुंचेंगे करंट उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो टाइम कम लगेगा तो ऑब्वियसली करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो यानी आपको देखो इतनी सी छोटी सी बात समझनी है कि एनोड का वोल्टेज जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ, इसका प्लस में वोल्टेज जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे सर्किट में करंट बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन तेजी से आ रहे हैं, करंट बढ़ती जा रही है। ये क्लियर हो रहा है। तो इनिशियली के अंदर करंट इंक्रीज होगी, बट यूँ नहीं है कि मैं इसको बढ़ाता रहूँगा तो करंट बढ़ती रहेगी, भाई ऐसा नहीं है। क्या कारण है इसका, तो आप इस चीज़ को समझना। आपको याद होगा, आप पिछला लेक्चर आपने देखा होगा, उसको आपने समझा भी होगा, आपको पता होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से कितने निकलेंगे, बाहर कितने निकलेंगे। कोई यूँ तो है नहीं निकलते ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना कंट्रोल होता है उसकी इंटेंसिटी से। इंटेंसिटी का मतलब है कितने फोटोन गिर रहे हैं। आपको पिछले लेक्चर में बताया था इंटेंसिटी अगर 3 है, 3 इंटेंसिटी, तो 3 फोटोन गिरेंगे 1 सेकेंड में, 3 फोटोन गिर रहे हैं। इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में 3 फोटोन गिरा रहे हो आप, 3 फोटोन गिराओगे तो 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, 3 ही तो निकलेंगे। अब आपके 1 सेकेंड में 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो आपने भाई इसका वोल्टेज बढ़ा रहे हो, तो पहला इलेक्ट्रॉन पहुंचा, दूसरा पहुंचा, तीसरा पहुंच गया, 3 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। चलो ठीक है, पहले धीरे धीरे पहुंच रहे थे, अब आपने वोल्टेज ज़्यादा लगाया, तेजी से तीनों इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। पर आप तो 1 सेकेंड में 3 फोटोन गिरा रहे हो, तो अब अगले 3 फोटोन तो 1 सेकेंड के बाद गिराओगे आप। तो 1 सेकेंड के बाद गिराओगे तो अगले 3 इलेक्ट्रॉन भी कब निकलेंगे, 1 सेकेंड के बाद निकलेंगे 3 इलेक्ट्रॉन। तो 1 सेकेंड के बाद निकलेंगे 3 इलेक्ट्रॉन। तो आपने जैसे 3 फोटोन डाले, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तीनों के तीनों पहुंच गए, और अभी तक 1 सेकेंड नहीं हुआ। तो और तो इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहे, अभी तक तो 1 सेकेंड होना है, आप बाद में डालोगे फोटोन, तो अभी तक इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हैं, और तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। तो करंट तो भाई उन 3 की वजह से होनी थी, जितनी हो गई। अब और इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहे। अब थोड़ी देर बाद में आप तो अगले फोटोन डालोगे तो अगले 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो फिर पहुंचेंगे। यानी हर सेकंड में 1 सेकंड में आपके 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो 1 सेकंड में टाइम का फॉर्मूला जो है, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। टाइम है 1 सेकंड में आपके 3 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, तो 3 चार्ज पहुंच रहा है। हाँ, पहले वोल्टेज कम था, तो पहले इलेक्ट्रॉन जो है धीरे धीरे पहुंच रहे थे। पहले मान लो 1 सेकंड में आपके 1 ही इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा था, निकल तो 3 रहे पर 1 ही पहुंच रहा था। इसलिए करंट का फॉर्मूला जो होगा चार्ज अपॉन टाइम यानी E/1 था। फिर आपने वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ाया, तो अब पीछे वाला जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो भी आने लगेगा। तो हो सकता है अब आपने वोल्टेज बढ़ाया हो तो अब 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचने लग गए, तो करंट बढ़े ना। देखो चार्ज बढ़ता जा रहा है, 1 सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, और आपने और वोल्टेज बढ़ाया इसका एनोड का, तो अब 2 की जगह कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचने लग गए, 3 इलेक्ट्रॉन पहुंचने लग गए। पर 3 से ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहे 1 सेकंड में। तो करंट एक लिमिट तक तो बढ़ जाएगी, पर जब सारे इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाएंगे तो फिर करंट कंट्रोल हो जाएगी। ये समझ रहे हो ना। देखो कितनी ईजी बात है यार। जैसे मैं इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से यूँ समझा देता हूँ, लेकिन ज़्यादा एग्जाम्पल देने पे कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, इसलिए मैं ज़्यादा बेफालतू एग्जाम्पल दे दूंगा भी नहीं। लेकिन आप समझो, जैसे मान लो कहीं से कोई रेस मैराथन शुरू हो रही है, और रेस शुरू हो रही है, और किसी पर्टिकुलर जगह लोकेशन पे गोल पे पहुंचना है उनको, है ना। तो वहाँ से 10% छोड़े जा रहे हैं 1 सेकंड में, या हाँ 1 सेकंड ही मान लेते हैं, 1 सेकंड में 10% छोड़ रहे हैं। अब 10% छोड़ रहे हैं, वो धीरे धीरे दौड़ रहे हैं बेचारे, धीरे धीरे पहला पर्सन पहुँच रहा है, दूसरा, तीसरा, फिर 2-3% और एक साथ पहुँचे, धीरे धीरे आ रहे हैं। अब वो जितने तक वो सारे 10 के 10 नहीं पहुँचे,
उससे पहले 1 सेकेंड हो गया और को रवाना कर दिया मैंने, तो और को रवाना कर दिया तो और ज़्यादा एक्स्ट्रा पर्सन पहुंच रहे हैं। तो धीरे धीरे ठीक है, आपके मतलब आपके वो पर्सन सब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, तो मतलब बहुत धीरे पहुंच रहे हैं। मैं तो यूँ कह सकता हूँ 1 सेकंड में 2 ही पर्सन वहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो 2 पर्सन पहुँच रहे हैं तो भले आप वहाँ से कितने भी निकालो, पर 1 सेकंड में कितने पर्सन पहुँचेंगे? 2। धीरे धीरे आप मान लो ऐसा कोई चीज़ आपने गोल पोस्ट को थोड़ा नज़दीक कर दिया या उनमें एफिशिएंसी ज़्यादा हो गई, वो तेज़ दौड़ने लग गए, तब 1 सेकंड में 3 पर्सन पहुँचेंगे, तो थोड़ा सा देखो ज़्यादा हो गया नंबर ऑफ पर्सन। और तेज़ी से वो दौड़ने लगे तो 4 पर्सन पहुँचने लगे, 5 पहुँचने लगे 1 सेकंड में। तो बच्चों वहाँ से 10 पर्सन रवाना हो रहे हैं, लेकिन वो धीरे दौड़ रहे हैं तो 4 ही पहुँच रहे हैं, 4 के हिसाब से ही पहुँचेंगे। वहाँ पे 5 पहुँच रहे हैं तो 5 आगे, वहाँ से आप भले 10 छोड़ रहे हो 1 सेकंड में, पर पहुँच तो एक जिस स्पीड से रहे हैं उसी स्पीड से पहुँचें। मान लो ऐसा हो जाए कि वो सब 10 के 10 बहुत तेज़ी से दौड़ लें और 1 सेकंड से पहले 10 के 10 पहुँच जाए, तो अब कुछ और नए पर्सन आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे, क्योंकि अगले तो 10 जो कब रवाना होंगे, 1 सेकंड के बाद रवाना होंगे, तो 10 तो वो पहुँच चुके हैं, मैक्सिमम सारे के सारे पहुँच गए, तेज़ी से दौड़ करके गोल पे पहुँच गए। अभी 1 सेकंड हुए ही नहीं, तो अगले 10 तो रवाना ही नहीं हुए, तो अगले 10 रवाना ही नहीं होंगे, तो वो 10 की वजह से ही करंट हो पाएगी और कांस्टेंट करंट। अब वापस अगले 10 छोड़ोगे 1 सेकंड में वो 10 ही पहुँचेंगे, अगले नए आएंगे नहीं। तो फिक्स टाइम में फिक्स इलेक्ट्रॉन ही आ रहे हैं, तो करंट इंक्रीज ही नहीं होगी, करंट कांस्टेंट हो जाएगी। तो कहने का मतलब मैं इतना सा छोटी सी बात आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, मतलब आपको इतनी सी बात जो है वो समझाना चाह रहा हूँ। मैं आपको चाह रहा हूँ कि जब आप लाइट गिरा रहे हो, इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, पोटेंशियल जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, जैसे 1 वोल्ट हो गया, करंट इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे तो करंट तो इंक्रीज होगी। 2 वोल्ट इंक्रीज करोगे वोल्टेज तो आपके करंट और इंक्रीज होगी, 3 वोल्ट इंक्रीज करोगे करंट और इंक्रीज होगी। पर थोड़ी देर बाद आप वोल्टेज को इंक्रीज करोगे तो फिर करंट मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद करंट उसके बाद नहीं बढ़ेगी। फिर आप वोल्टेज कितना भी बढ़ाते रहो, करंट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ से जो आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन वो तो फिक्स आ रहे हैं, इंटेंसिटी आपने कांस्टेंट रख दी है, इसलिए करंट जो है इनिशियल में बढ़ेगी, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी। पहले ये लाइन लिखते हैं, फिर और अपन एक आगे देखते हैं ना। तो ये आपको चीज़ लिखनी है कि इनिशियली व्हेन एनोड वोल्टेज, एनोड का भाई दूसरा नाम क्या है? कलेक्टर प्लेट, कलेक्टर प्लेट भी आ सकता है, कलेक्टर प्लेट। पॉजिटिव वोल्टेज इज इंक्रीज्ड, the photoelectric current also increases, आगे और लिख रहा हूँ भाई, मैं कंटिन्यू लिख रहा हूँ है ना, इसके आगे कंटिन्यू लिख रहा हूँ, जगह कम पड़ रही है, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ मैं। बट आफ्टर सर्टन इंटरवल, यानी थोड़ी देर बाद, द करंट बिकम्स मैक्सिमम, एक तो मैक्सिमम हो जाती है करंट, एंड सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब फिक्स हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। दैट मीन्स देयर विल नो फर्दर इंक्रीमेंट, देयर विल नो फर्दर इंक्रीमेंट, ये समझना है ना, इंक्रीमेंट विथ वोल्टेज, विथ वोल्टेज लिखो बच्चों। अब देखो आपने ये तो समझ लिया कि जैसे जैसे आप करंट इंक्रीज करोगे, सॉरी वोल्टेज इंक्रीज करोगे, करंट इंक्रीज होगी, फिर थोड़ी देर बाद है ना करंट क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। अच्छा, ऐसे कैसे वोल्टेज डिक्रीज किया जाए तो क्या होगा? देखो वोल्टेज अगर आप डिक्रीज करोगे तो करंट की वैल्यू जो है वो भी डिक्रीज होगी, सीधी सी बात है। उल्टा अगर करोगे, आप इंक्रीज किया था तो करंट इंक्रीज हुई, और अगर वोल्टेज डिक्रीज करोगे तो करंट भी डिक्रीज होगी। तो जैसे जैसे अगर आप मान लो इसका वोल्टेज 3 वोल्ट है और करंट आपके आ रही है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं सर्किट में, करंट भी फ्लो हो रही है, अब आप वोल्टेज डिक्रीज कर रहे हो, 3 की जगह आप 2 करोगे, इसका वोल्टेज 2 वोल्ट, तो करंट थोड़ी और कम हो जाएगी। 2 की जगह 1 वोल्ट करोगे तो करंट रिड्यूस हो जाएगी, और 1 की जगह 0 कर दिया तो क्या होगा भाई? वोल्टेज इसका एनोड का, कैथोड का तो 0 है ही है, इसका भी वोल्टेज आपने 0 वोल्ट कर दिया तो क्या होगा? तो करंट क्या 0 हो जाएगी क्या? नहीं, करंट 0 नहीं होगी, वोल्टेज 0 होगा, उसके बावजूद भी सर्किट में करंट होगी। इस चीज़ को भी आपको समझना है। क्यों होगी उसका रीज़न अभी थोड़ी देर में अपन डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, पर मैं बेसिकली आपको ये बता देता हूँ कि जब आप लाइट डाल रहे हो तो लाइट डालने पे इलेक्ट्रॉन दीवार तोड़ के बाहर आए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मान लो इस इलेक्ट्रॉन को दीवार तोड़ने में एनर्जी चाहिए 4h, कितनी चाहिए? 4h। आपने जो लाइट डाली है, जो फोटोन डाला है वो 6h का डाला। कितने h का फोटोन गिरा रहे हो भाई आप? 6h का फोटोन डाल रहे हो आप, 6h।
तो 6H का फोटोन पैकेट गिराया आपने, ये जैसे ये मैं यहाँ साइड में कहीं बना देता हूँ, अब तो डायग्राम की इतनी ज़रूरत है नहीं, पर फिर भी इसको मैं यहाँ, ये मेटल है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं और 4H एनर्जी चाहिए। मैं एक फोटोन डाल रहा हूँ, एक पैकेट डाल रहा हूँ एनर्जी का, और जो पैकेट डाल रहा हूँ भाई मैं फोटोन का एनर्जी का वो 6H है, यानी फ्रिक्वेंसी मैंने कितनी रखी है 6 हर्ट्ज है फ्रिक्वेंसी। तो 6H का फोटोन डालूंगा, आप खुद भी सोचो, इमेजिन करो, 6 का फोटोन डालेंगे तो 4H दीवार तोड़ने में वेस्ट हो जाएगी। 4H तो दीवार तोड़ दी इसने, इलेक्ट्रॉन ने दीवार तोड़ के निकल के आ गया इलेक्ट्रॉन, तो अब 6H खर्च हो गई, पर फिर भी उसने फोटोन कितने H का एब्जॉर्ब किया, 6H का, और 4H खर्च हो गई, पीछे कितनी बची, 2H तो बची हुई है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसने फोटोन को एब्जॉर्ब किया और ये इलेक्ट्रॉन बाहर आया, तो इसके पास 2H एनर्जी बच जाएगी, और वो 2H जो है उसको कहेंगे ये काइनेटिक एनर्जी। क्या है इलेक्ट्रॉन की? काइनेटिक एनर्जी। और इस काइनेटिक एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन आगे ट्रेवल करेगा। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि एनोड का वोल्टेज भले ही 0, पर ये इलेक्ट्रॉन जो है इनके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन खुद अपने आप ही कैपेबल है। ये एनोड अगर पॉजिटिव नहीं हो, ये इनको नहीं खींचे तो भी इनके पास एनर्जी है, 2H की एक्स्ट्रा एनर्जी है जो लेकर के आए हैं वो इलेक्ट्रॉन। 6 दी थी, 4 तो खर्च हो गई, 2H बची हुई है, उस वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाएंगे एनोड तक, और सर्किट में अभी भी करंट होगी। यानी देखो कितना इंटरेस्टिंग बात है, 0 वोल्ट होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच रहे हैं और करंट फ्लो हो रही है सर्किट में। ठीक है। अच्छा, कोई स्टूडेंट का एक सर मैं सीधा 4H का ही फोटोन गिराऊँ, ये जो फोटोन की फ्रिक्वेंसी है ना 4 रख दूँ मैं, 4 यानी मिनिमम कितनी चाहिए 4, और मैं 4 ही रख दूँ। 4H का पैकेट डालोगे तब आपके इलेक्ट्रॉन दीवार तोड़ने में कितनी खर्च कर देगा, 4H खर्च कर देगा, फिर इलेक्ट्रॉन के पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो जब कुछ भी नहीं बचेगा तब ये इलेक्ट्रॉन फिर कहीं नहीं जाएगा, तब ये रुक जाएगा, और तब आप वोल्टेज 0 करोगे तो इलेक्ट्रॉन के पास अब एनर्जी नहीं, या नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसलिए करंट 0। बच्चों तब इस केस में अगर आप एग्जैक्ट 4 की लाइट डालोगे तब आपके इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, और फिर इसका वोल्टेज 0 करने पे इलेक्ट्रॉन इधर नहीं पहुंचेगा, करंट 0 होगी। अदरवाइज अगर 4 से थोड़ी सी भी ज़्यादा का फोटोन डाल दिया तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी रहेगी, और वो बिना इस वोल्टेज के भी यहाँ पहुँच जाएगा। ये आपको समझ में आ गया है। यानी अगर मैं कहूँ कि अगर वोल्टेज को रिड्यूस किया जाए तो करंट भी डिक्रीज होगी, लेकिन 0 वोल्टेज पे करंट 0 नहीं होगी जब तक थ्रेशोल्ड के बराबर नहीं डाली जाए। अभी हम थ्रेशोल्ड नहीं मान रहे हैं। तो सिमिलरली इफ एनोड वोल्टेज इज रिड्यूस्ड, बच्चों लैंग्वेज थोड़ी बड़ी हो जाएगी, पर ये खाली समझने की है, अपने है काम की है कि इसका कंक्लूजन बहुत काम का है, इसलिए आप थोड़ा इसको इरिटेट फील मत करना कि लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हो रही है। थ्योरी है भाई, स्टार्टिंग में है थोड़ी सी, पर ये याद नहीं करनी है आपको डायरेक्ट, है ना, ये मन से बना करके भी लिख सकते हो और इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। एनोड वोल्टेज रिड्यूस्ड देन करंट आल्सो रिड्यूसेज, करंट रिड्यूस होगी, बट एट 0 वोल्टेज there will be some current in circuit, yes, some amount of current in circuit because the emitted electrons have their own kinetic energy, on OWN, on maximum kinetic energy to reach at anode। एनोड पर पहुंच रहे भाई खुद की काइनेटिक एनर्जी की वजह से। अब देखना, मैं इसको हटा देता हूं। अब बच्चों मैं आपको जो बता रहा हूं कि देखो आपने लाइट डाली, ये मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन से लाइट डाली आपने, ठीक है, और ये जो लाइट गिरा रहे हो आप, बार बार मैं एक जैसे एग्जांपल लूँगा। 4H एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को दीवार तोड़ने में, आपने जो फ्रिक्वेंसी रखी है वो 6 रखी है, 6 हर्ट्ज। तो एक पैकेट की एनर्जी कितनी होगी भाई, एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी 6H। 6H का फोटोन डाला, इसने इसको एब्जॉर्ब किया, इसने इसे एब्जॉर्ब किया, और 6H में से आपके ये जो है भाई 4H खर्च हो गई, पीछे कितनी बची इसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास, ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके बाहर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर लिख लेता हूँ। अब इसके पास कितनी बची हुई, 2H बची हुई। 2H की वजह से ये एनोड की तरफ जा रहा है, यहाँ पे ये एनोड है, एनोड के पास जा रहा है ये इलेक्ट्रॉन। एनोड का वोल्टेज आपने कम करते करते 0 वोल्ट कर दिया। कितने वोल्ट कर दिया एनोड का वोल्टेज, 0 वोल्ट। तो भी वोल्टेज नहीं है, ये नहीं खींच रहा है, फिर भी इसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, उस वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँच रहा है और सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि करंट है ना कम हो जाए,
डिक्रीज हो जाए। तो डिक्रीज तो करूँ कैसे, क्योंकि अभी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच रहा है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस एनोड को मैं नेगेटिव वोल्टेज देने वाला हूँ। देखो बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग बात आ रही है, मैं नेगेटिव वोल्टेज दूंगा और ये नेगेटिव हो जाएगा एनोड। कैथोड का तो जीरो वोल्टेज, कैथोड को भूल जाना भाई, नेगेटिव हो जाएगा। इस एनोड के ऊपर नेगेटिव वोल्टेज आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन भी कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल नहीं करेगा क्या। तो अब इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है और ये इसको धक्का दे रहा है, वापस धक्का दे रहा है, नहीं आने दे रहा है। तो मैंने क्या किया, ये जो इधर कम्यूटेटर लगा हुआ था, ये ऐसे कम्यूटेटर लगा हुआ था, इस कम्यूटेटर को मैंने घुमा दिया है। घुमाने का मतलब है मैंने इसको तो उससे कनेक्ट कर दिया और इसको इधर से कनेक्ट कर दिया, यानी मैंने क्या तो एनोड को जो है नेगेटिव कर दिया। एनोड को जैसे आपने नेगेटिव वोल्टेज पे कर दिया है, तो नेगेटिव वोल्टेज की वजह से ये एनोड अब है ना इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। अभी मान लो आपने नेगेटिव वोल्टेज, पहले जीरो वोल्टेज था, अभी कम करते रह रहे हो। एनोड का वोल्टेज पहले 3 था, 2 किया, करंट कम हुई, 1 किया और कम हुई, 0 किया और कम हुई, पर करंट 0 नहीं हुई। अब आपको करंट को 0 करना है, तो आपने क्या किया, एनोड को कौन सा वोल्टेज देना शुरू किया, नेगेटिव वोल्टेज। एनोड को माइनस का वोल्टेज दिया, पर अभी भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, ये 2H की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 2H। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, नेगेटिव वोल्टेज रिपेल कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए अभी भी इलेक्ट्रॉन पहुंच ही जाएगा। आपने भले ही एनोड को नेगेटिव वोल्टेज दिया, पर पहुंच जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो सर्किट में अभी भी करंट फ्लो हो रही है। अब मैंने क्या किया, एनोड को नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाया भाई, मैंने -1 की जगह क्या कर दिया, -2 वोल्टेज कर दिया। और -2 वोल्टेज बढ़ाते ही ऐसा हो गया कि भाई काइनेटिक एनर्जी 2 है और मेरे वोल्टेज भी -2 है, दोनों बराबर हो गए। जैसे बराबर हुआ, अब इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहता है, एनोड उसको रिपेल कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन वहीं के वहीं रुक जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब एनोड तक पहुंचेगा ही नहीं, तो सर्किट में करंट होगी क्या, करंट ही नहीं होगी, सर्किट के अंदर 0 हो गई करंट। तो करंट सर्किट में कैसे 0 की, मैंने नेगेटिव वोल्टेज लगा करके की। ठीक है, इसको अपन और समझेंगे अच्छे तरीके से, जब तक समझ में नहीं आए बार बार इसको रिपीट करेंगे अपन। लेकिन हमने ये देखा कि इसका नेगेटिव वोल्टेज लगाने पे अब करंट 0 हो गई। तो मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज मुझे कितना देना पड़ा, -2 वोल्ट देना पड़ा। अब भले मैं -3 करूंगा तो भी इलेक्ट्रॉन तो आएगी नहीं यहाँ पे, क्योंकि -2 पे करंट 0 हो गई, इलेक्ट्रॉन रुक गए हैं, काइनेटिक एनर्जी और ये वोल्टेज आपस में बराबर हो गए हैं। इसने काउंटर बैलेंस कर दिया वोल्टेज ने काइनेटिक एनर्जी को, तो अब इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रेवल कर रहे हैं। तो बच्चों, ये जो नेगेटिव वोल्टेज -2 वोल्ट दिया आपने, अब भले -3 करो, -4 करो, माइनस में अब कितना ही बढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहे, करंट 0 हो गई सर्किट में। तो ये -2 वोल्ट जो है, जिस नेगेटिव वोल्टेज पे सर्किट में करंट 0 हो जाती है, उसको आप बोलते हो स्टॉपिंग वोल्टेज। क्या बोलते हो, स्टॉपिंग वोल्टेज। तो आपने अभी जो लाइन लिखी थी उसके आगे और एक लाइन लिखो भाई। नाउ इफ एनोड वोल्टेज, इफ एनोड इज गिवन, एनोड यानी कलेक्टर is given to negative potential, the current reduces further and at certain negative voltage certain negative voltage the current becomes 0. करंट 0 हो गई, दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। पर हम इसकी सिस्टमैटिक डेफिनेशन लिखने वाले हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग वोल्टेज। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में डेफिनेशन लिखा रहा हूँ। स्टॉपिंग वोल्टेज की एग्जाम में अलग से डेफिनेशन पूछी जाती है 1 नंबर की, तो आप इतना बड़ा तो नहीं लिख पाओगे, तो इसलिए डेफिनेशन लिखनी है। द मिनिमम नेगेटिव रिटार्डिंग, है ना, नेगेटिव लिख लिया अपने आप में बहुत है, वो भी फिर भी लिख लो रिटार्डिंग। रिटार्डिंग का मतलब ये रोक रहा है, वैसे तो नेगेटिव वोल्टेज का मतलब भी रोकेगा इलेक्ट्रॉन को, पर रिटार्डिंग वोल्टेज गिवन टू कलेक्टर प्लेट। कलेक्टर का मतलब क्या होता है भाई, एनोड। where the photoelectric current becomes 0, current becomes 0 is called stopping potential.
लिख लेना है ना, मैंने बोल तो दिया है। स्टॉपिंग पोटेंशियल को वी नॉट से डिनोट करेंगे, कैपिटल वी और नॉट लगाना है, वी नॉट से डिनोट करेंगे। तो मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज, मिनिमम नेगेटिव रिटार्डिंग वोल्टेज गिवन टू कलेक्टर प्लेट, ये मत भूलना भाई, कलेक्टर या एनोड वोल्टेज वेयर द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो, करंट जीरो हो जाती है, इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स, इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं, उसको अपन बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक फॉर्मूला लिखा रहा हूँ इसी के जस्ट आगे, अभी चल रहा है कंटिन्यू इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, फिर अपन को एक ग्राफ बनाना है। देखो बच्चों, अब मैं आपको ये कह रहा था कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है, देखो आपको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जो है उस पोटेंशियल वाले चैप्टर के अंदर, वहाँ पे पता चलेगा कि वी पोटेंशियल अगर लगाया आपने पोटेंशियल और चार्ज है क्यू, तो क्यू चार्ज को वी पोटेंशियल से अगर आप रोक रहे हो तो एनर्जी की जो जरूरत होगी, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्यू वी होगी। कितनी होगी एनर्जी? क्यू वी। और क्यू की जगह हमारा चार्ज कौन है? ई है, इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई वी। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल को वी की जगह वी नॉट लिखा है तो वी नॉट लिख लो, ये एनर्जी का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सीधी सी बात है, ये पोटेंशियल कितनी एनर्जी लगा रहा है, इस पोटेंशियल की वजह से एनर्जी, मैंने अभी फॉर्मूला बताया ना, क्यू वी होता है, क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन को रोका जा रहा है इसलिए चार्ज आ जाएगा ई, और वोल्टेज जो है वो वी नॉट, कैपिटल वी लिखना है। ये जो एनोड का जो वोल्टेज है ई वी नॉट, इसकी वजह से जो एनर्जी है ई वी नॉट, ये इस इलेक्ट्रॉन को रोक रही है। इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इसको ये रोक रहा है। इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो क्यों आ रहा है भाई? इसके पास कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। यानी ई वी नॉट जो है वो इक्वल टू है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर हियर, और v के पास मैक्सिमम लगा दो, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास जितनी बची हुई है। 6h का फोटोन डाला, 4 खर्च हो गई, पीछे 2h जो है बची हुई काइनेटिक एनर्जी है। और ये फॉर्मूला अपने आगे बार बार काम आएगा, इसलिए आप इसको लिख लो। ये स्मॉल v वेलोसिटी है, m इलेक्ट्रॉन का मास है, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और v नॉट कैपिटल v नॉट लिखना स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ये आप फॉर्मूला लिख लो स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ, इस ग्राफ से आप और अच्छे तरीके से इसको समझ लोगे पोटेंशियल के इफेक्ट को। तो अपन एक ग्राफ बना देते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल के लिए, ये लिख लो बच्चों, और मैं इसको रफ कर लेता हूँ। देखो मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, वेरिएशन, ग्राफ का मतलब वेरिएशन होता है, वेरिएशन इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ एनोड वोल्टेज। एनोड का जो वोल्टेज है, एनोड वोल्टेज को भाई कलेक्टर वोल्टेज भी कह सकते हो, कलेक्टर प्लेट वोल्टेज। अभी मैं बार बार क्या लिखूं आपको पता है, आप भी लिख लेना भाई, ब्रैकेट में लिख लेना आप, कलेक्टर प्लेट वोल्टेज। एग्जाम में नाम ज़्यादातर कलेक्टर प्लेट वोल्टेज आ जाए। तो एक ग्राफ बना रहा हूँ, और अभी जो मैंने पूरा समझाया था वापस इस ग्राफ के अंदर सब कुछ आ रहा है। ये जीरो है, इधर मैं करंट ले रहा हूँ और मैं नाम लिख लेता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। भाई जो करंट होती है फोटो इलेक्ट्रिक वो माइक्रो एम्पियर में होती है, म्यू ए लिखा, माइक्रो एम्पियर। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। ऑर्डर याद रखना करंट का, 10⁻⁻⁶ यानी माइक्रो एम्पियर में करंट होती है। और इधर एनोड का वोल्टेज ले रहे हैं अपन, एनोड वोल्टेज, इधर मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, इसको कहेंगे एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। क्या कहोगे आप? एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। और इधर मैं वोल्टेज को नेगेटिव ले रहा हूँ -V, इसको आप कहोगे रिटार्डिंग वोल्टेज। क्या कहोगे? रिटार्डिंग वोल्टेज। ये एनोड का वोल्टेज है, ठीक है। देखो बच्चों, अभी अपन ने समझा तो बच्चों अपन ने अभी जस्ट देखा है कि एनोड का वोल्टेज बढ़ाओगे आप, पॉजिटिव में अगर वोल्टेज बढ़ाओगे आप +1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, पहले करंट बढ़ेगी। अभी लास्ट कंक्लूजन दिमाग में रख दो, इतना अच्छा मैंने पूरा इतने गीत गाए, लास्ट कंक्लूजन आप याद रख लो जो अब मैं बता रहा हूँ। ये ग्राफ ही याद रख लो, इसी में सारा कंक्लूजन आ गया। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ेगी। तो बच्चों जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ेगी। ये देखो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, जीरो वोल्टेज पे करंट जीरो नहीं होती है ना, ग्राफ थोड़ा सा मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे करंट पहले बढ़ेगी, फिर उसके बाद करंट थोड़ी टाइम बाद क्या हो जाएगी? सैचुरेटेड कांस्टेंट हो जाएगी करंट। देखो वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिव वोल्टेज, करंट बढ़ रही है। आपने यहाँ इसका वोल्टेज 2, 3, 4 बढ़ाया, करंट थोड़ी देर बढ़ी, फिर उसके बाद करंट क्या हो गई? कांस्टेंट, और करंट फाइनली सैचुरेटेड हो गई, कांस्टेंट हो गई। जब वोल्टेज जीरो है तब भी कुछ न कुछ सर्किट में करंट होगी। किसकी वजह से होगी? कारण पूछ लिया जाए तो उसका कारण है इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। कहाँ से मिलती है काइनेटिक एनर्जी? आपने फोटोन डाला 6h का, 4h खर्च हो गई, पीछे 2h बची हुई है, बस वो काइनेटिक एनर्जी 2h। तो उस 2h काइनेटिक एनर्जी को कैसे रोकें? तो मैंने उस एनोड को नेगेटिव वोल्टेज देना शुरू कर दिया। पहले मैंने
-1 वोल्ट दिया तो करंट थोड़ी कम हुई भाई, कम हुई, और मैंने नेगेटिव बढ़ाया तो एक ऐसा कंडीशन आ जाएगी कि ये वोल्टेज पूरा जीरो हो जाएगा, मतलब सॉरी करंट जीरो हो जाएगी। ग्राफ यहाँ से थोड़ा सा ऐसे मोड़ करके करना है ना, ऐसे। तो बच्चों देखो ये जो है ना, ये वोल्टेज जहाँ पर करंट की वैल्यू जीरो हो गई उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग वोल्टेज V0। ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसे करके फ्लेक्सिबल करके फिर यहाँ पे ये कांस्टेंट कर लेना, ये ग्राफ होता है भाई। तो ये ग्राफ आपको सिंपल सी एक चीज़ दिखा रहा है कि वोल्टेज जीरो से इधर इंक्रीज करोगे तो करंट इंक्रीज होगी और बाद में कांस्टेंट हो जाएगी। अगर नेगेटिव वोल्टेज दोगे एनोड को तो करंट धीरे धीरे कम होगी और लास्ट में एक वोल्टेज पे करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी सर्किट के अंदर। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया ग्राफ। ये इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल था, पोटेंशियल का क्या फर्क पड़ता है करंट पे आपने देख लिया। अब आगे दो इफेक्ट और है, इंटेंसिटी का और फ्रिक्वेंसी का, जो कि बहुत सिंपल है। नेक्स्ट आप हेडिंग डालें, सेकंड नंबर है इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो ये आप लोगों को पता है, ये आप लोगों को पता है भाई फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट। जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम होगी तो देयर विल नो एमिशन, द एमिशन विल पॉसिबल ओनली एट द थ्रेशोल्ड और ग्रेटर इट। क्लियर? इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे एमिशन पॉसिबल है। तो इसमें लिखो व्हेन द फ्रीक्वेंसी, आप लिखो देयर इज ऑलवेज अ मिनिमम सर्टन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन below which there will no photoelectric emission, there will no photoelectric emission. It is called threshold frequency, या सीधे लिखो ना आप तो called threshold frequency। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट से डिनोट करते हैं। भाई ये न्यू है, इससे पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल बनाया उसका साइन था कैपिटल V नॉट, और न्यू है, न्यू को ऐसे थोड़ा मोड़ के बनाते हैं अपन। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे लेनार्ड ने ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होनी चाहिए तभी आपके इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। ये इतना सा है बस इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो भाई बस हमें इतना सा याद रखना है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो होगा वो इस थ्रेशोल्ड से बिलो पे नहीं होगा। तो देर इज ऑलवेज अ मिनिमम सर्टन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ये बिलो है ना, बिलो लिखा हुआ है BELOW, बिलो विच देर विल नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज, एक सेकंड हो भाई, एक लाइन और लिखनी है, कॉल्ड बिलो मतलब उससे नहीं होगा नीचे, विल नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी whatsoever the intensity of incident radiation high enough, intensity high, इतना लिखने में क्या जोर आता है, इंटेंसिटी हाई मतलब इंटेंसिटी कितनी हाई हो। अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम उस फ्रीक्वेंसी से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और फ्रीक्वेंसी व्हाटसोएवर कितनी भी हाई हो, फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी कितनी भी हाई हो, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो एमिशन नहीं होगा। ये हमने देखा, इंटेंसिटी कितनी हाई कर लो आप। क्लियर? सो दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस एट थ्रेशोल्ड और ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। ये लाइन बहुत जरूरी है भाई, लिखना भाई। इंटेंसिटी कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो इंटेंसिटी कितनी हाई रख दो, आपके फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। ये सब अपन ने कल पढ़ा है, आज तो ठीक है, ये रिवीजन हो रहा है। अब बच्चों देखो, मैं ये हटा करके ग्राफ बना रहा हूँ वापस, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि फ्रीक्वेंसी का करंट पे क्या फ़र्क पड़ता है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था, आप फ्रीक्वेंसी कितनी भी बढ़ा दो, कितनी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन तो जितने निकलने उतने ही निकलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। जैसे मैं एक बार वापस रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को। ये मेटल है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, 4H एनर्जी चाहिए, ये सोर्स है, फ्रीक्वेंसी आपने रखी है भाई, फ्रीक्वेंसी रखी 4 हर्ट्ज और इंटेंसिटी 3 है। तो आप कितने फोटोन गिरेंगे? 3 फोटोन गिरेंगे। पिछले लेक्चर में समझाया है ये मैंने, 3 फोटोन गिरेंगे। ये 3 फोटोन है, 3 पैकेट है। एक पैकेट की एनर्जी कितनी होगी तो वो फ्रीक्वेंसी बताती है। फ्रीक्वेंसी है 4 हर्ट्ज, तो एक फोटोन की एनर्जी होगी 4H। 3 फोटोन गिरा है तो हर इलेक्ट्रॉन एक फोटोन एब्जॉर्ब करेगा
और कितने फोटोन निकलेंगे, 3 फोटोन निकलेंगे, 3। और ज़्यादा मैं फ्रिक्वेंसी बढ़ा दूँ, 6 कर दूँ, 5 कर दूँ तो फोटोन की एनर्जी 5h हो जाएगी। पर अभी भी इलेक्ट्रॉन तो 3 ही निकलेंगे ना, क्योंकि फोटोन गिरा रहे 3 ही हो भाई, इंटेंसिटी 3 ही। तो फ्रिक्वेंसी में 5 भी कर दूँ तो भी इलेक्ट्रॉन तो कितने निकलने हैं, 3। मैं 6 कर दूँ तो भी आपके 3 ही निकलेंगे। तो ये बात आप दिमाग में डाल दो कि इलेक्ट्रॉन का कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो फ्रिक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, और कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसका फ्रिक्वेंसी से लेना देना नहीं है। तो करंट फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती है। करंट किस पे डिपेंड नहीं करती है, फ्रिक्वेंसी पे। बट पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता नहीं करता, इसको समझना है भाई आपको। देखना, आप थोड़ा ध्यान देना, इसको समझने की आप कोशिश करना भाई। अभी हमने वो स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात की थी। देखो आपको ये चीज़ मैंने बताई है कि करंट जो है वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती है, वो किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे। करंट फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। अब बस लास्ट ये चीज़ समझ लो आप कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल भी कौन सा, स्टॉपिंग वाला, वो फ्रिक्वेंसी पे करता है कि इंटेंसिटी पे करता है। ठीक है, तो ये ऐसे अपन बाद में वैसे टेबल बनाएंगे एक, और होगा तो एक बार और एक्सप्लेन कर लेंगे इस चीज़ को। देखो बच्चों, ये आपके इलेक्ट्रॉन अंदर फंसे हुए हैं, 4h एनर्जी चाहिए। आप फ्रिक्वेंसी अभी रखे हुए हो 5, कितनी रखे हुए, 5 हर्ट्ज़, और इंटेंसिटी 3 है। तो कितने फोटोन गिर रहे हैं, कितने पैकेट्स गिर रहे हैं भाई, 3 पैकेट गिर रहे हैं। एक फ्रिक्वेंसी 5 है ना, 3 पैकेट गिर रहे हैं। एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, 5h। पिछले लेक्चर में बताया, आप देखना पिछले लेक्चर को एक बार। 5h, तीनों एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक फोटोन एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेगा, आप मुझे यूँ बताओ, ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला है इसकी कितनी h एनर्जी खर्च हो गई, 4h एनर्जी तो खर्च हो गई। पीछे कितनी बची हुई है, 1h बची हुई है। अरे 1h ही तो बची हुई है यार, साफ पता चल रहा है 1h बची हुई है। तो 1h बची हुई इसके पास एनर्जी। अब मेरे यहाँ एनोड लगा हुआ है, एनोड को मैं नेगेटिव पोटेंशियल दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन भी 1h एनर्जी लेके आएगा, 4 तो खर्च हो गई। ये इलेक्ट्रॉन भी 1h एनर्जी बचा करके आएगा, बाकी 4 तो खर्च हो गई। और ये इलेक्ट्रॉन भी 1h लेके आएगा क्योंकि 4h खर्च हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी हर इलेक्ट्रॉन के पास कितनी है, 1h। 1h है तो अब मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, मुझे पता है 1 वोल्ट लगाना, माइनस का 1 वोल्ट लगाऊंगा तो -1 वोल्ट लगाऊंगा तो मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल इसको रोकेगा, और काइनेटिक एनर्जी इधर से आ रही है, बराबर हो गए और रुक जाएगा इलेक्ट्रॉन, करंट 0। अब आप देखना, मैं अगर फ्रिक्वेंसी को 6 कर दूं तो इलेक्ट्रॉन, फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी भी, सब फोटोन की एनर्जी 6h हो जाएगी, 6h। तो फोटोन की एनर्जी 6h हो जाएगी। तो ऑब्वियसली आपके जो ये फोटोन बाहर निकल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, 4h तो खर्च हो गई, पीछे कितनी बची इनके पास, 2h बची हुई। कितनी बची हुई सबके पास, 2h बची हुई भाई। 6h के फोटोन है, 2h बची हुई, एक ही बना देता हूँ मैं। तो 3 फोटोन गिर रहे हैं बट एक ही दिखा रहा हूँ मैं। ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, 6 की फ्रिक्वेंसी है तो 6h के फोटोन गिरेंगे। 6h का गिरेगा तो पीछे कितनी बची, 2h से ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इधर जा रहा है, एनोड की तरफ जा रहा है। तो एनोड की तरफ ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एनोड अब इसको -1 वोल्टेज क्या रोक पाएगा क्या इसको, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई। फ्रिक्वेंसी बढ़ाते ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि फ्रिक्वेंसी बढ़ी, फोटोन का पैकेट बड़ा हो गया। पैकेट बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रॉन की दीवार तोड़ने में तो फिक्स एनर्जी चाहिए 4h, तो पीछे ज़्यादा बच गई काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बच गई। तो फिर ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का वोल्टेज जो है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, -2 वोल्ट करना पड़ेगा। तो देख लो, -2 वोल्ट से उसको रोकना पड़ेगा। मैं फ्रिक्वेंसी 7 कर दूँ तो फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, 7h का फोटोन गिरेगा, 4h खर्च हो जाएगी, पीछे कितनी बचेगी, 3h। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी 3 का लगाना पड़ेगा। यानी फ्रिक्वेंसी बढ़ाने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है भाई। तो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, इंटेंसिटी पे नहीं करेगा। देखना आप क्यों नहीं करेगा, लो मैं एग्जांपल से बता देता हूँ। भाई आपने फ्रिक्वेंसी तो रखी है 5, 3 फोटोन गिरा रहे हो। कितने फोटोन गिरा रहे हो, 3। तो 3 पैकेट गिर रहे हैं, ये 3 बंडल गिर रहे हैं। 5 की फ्रिक्वेंसी है तो 5h के 3 पैकेट गिर रहे हैं। ये इसने एब्जॉर्ब कर दिया, इसने 5h लेके आया, 5h ली, 4h खर्च हो गई, पीछे कितनी बची, 1h। अब 1h से वो जाएगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो 1 का ही लगाना पड़ेगा रोकने के लिए, 1 का ही लगाओगे ना आप। चलो मैं फ्रिक्वेंसी को नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं इंटेंसिटी 4 कर दी, 4 फोटोन गिरा दिए भाई, तो भी इसकी एनर्जी तो कितनी होगी, 5h, क्योंकि फ्रिक्वेंसी 5 ही है। तो इसको ये एब्जॉर्ब करेगा तो एक एक्स्ट्रा फोटोन डाला तो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन और ले लेगा, तो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो भी खर्च तो इसकी 4h हो जाएगी, पीछे कितनी बचेगी, 1h बचेगी। यानी जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे उसके पास कितनी एनर्जी होगी, 1h। और एनोड को जो वोल्टेज है आपको -1 ही देना पड़ेगा, क्योंकि 1h की काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन को देखना है, एक को रोकने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, भले आए कितने सारे 6 आ रहे हैं।
तो -1 वोल्टेज ही लगाना पड़ेगा। इंटेंसिटी कितने बड़ा होना, भले 1000 फोटोन डाल दो आप 5H के पीछे, उनके पास 1H रहेगी तो पोटेंशियल 1H ही लगाना, इंटेंसिटी पे फर्क नहीं पड़ता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का। क्लियर। तो अगर मैं एक ग्राफ बना देता हूँ, अब इसको देख लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ, एक बार ये लैंग्वेज में रफ कर लेता हूँ पहले। वेरिएशन इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जो अभी ग्राफ बनाया था वही बना रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ एनोड वोल्टेज एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड कांस्टेंट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कांस्टेंट है। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये ग्राफ लगभग हर साल आ जाता है एग्जाम। इधर तो मैं करंट ले रहा हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट माइक्रो एम्पियर में, पूरा नाम लिखना भाई, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ वोल्टेज +V ले रहा हूँ, यहाँ वोल्टेज ले रहा हूँ मैं -V। इसको आप कहोगे एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, और इसको कहोगे आप रिटार्डिंग वोल्टेज। अभी हमने ये ग्राफ बनाया था, ये ऐसे करके, ये ऐसे कांस्टेंट आ गया था, है ना, ये ग्राफ बनाया था जस्ट हमने, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 है। अब आपने फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया, पहले फ्रीक्वेंसी थी ν1, ये न्यू लिखना भाई, V मत लिखना, ν1। अब फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे करंट चेंज नहीं होगी, इसलिए ग्राफ तो ये इसी के ऊपर ही चलेगा, मैक्सिमम करंट तो यही होगी, पर थोड़ा सा फिर उसके बाद है ना पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। देखो ऐसे ग्राफ बनाना है आपको, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल V02 है और ये V01। करंट तो सेम है, देखो करंट तो कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है भाई, करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बट यहाँ जाके ये दो अलग अलग ग्राफ इसलिए हो गए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग है, ν1 ν2। ये फ्रीक्वेंसी कम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम होगा, ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, ν2 > ν1। ये ग्राफ बना दो आप, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। लास्ट इफेक्ट अपन देख रहे हैं इंटेंसिटी का। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का वैसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कोई रोल नहीं होता, ये आप पिछले लेक्चर में देख चुके हो। इंटेंसिटी होती है नंबर ऑफ फोटोन, क्योंकि थ्रेशोल्ड से कम होगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे। लेकिन एक बार इलेक्ट्रॉन निकल गए फिर इंटेंसिटी का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि इंटेंसिटी डिसाइड करती है नंबर कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो इंटेंसिटी जो है, व्हेन इंटेंसिटी इंक्रीजेज, intensity increases, the number of emitted electrons per second, that means photoelectric current also increases linearly। linearly का मतलब directly proportional, linearly। तो अगर इंटेंसिटी और करंट में ग्राफ, इंटेंसिटी और करंट में ग्राफ बनाना है, ये तो है करंट और ये इंटेंसिटी, तो आप देखोगे स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा ऐसा। इंटेंसिटी 0 होगी तो करंट भी 0, और जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाओगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। 3 फोटोन गिरा है, इंटेंसिटी 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन। 4 फोटोन गिरा है तो 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो आप देख ही रहे हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, एक वो वापस, ये अभी जो ग्राफ बनाया था पोटेंशियल वाला, वो वापस बनाना अपन को, है ना। तो ग्राफ की हेडिंग जो होगी वो ये होगी, वेरिएशन इन, सेम वही हेडिंग होगी वापस, वेरिएशन इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, करंट विथ एनोड वोल्टेज, बट फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी, डिफरेंट इंटेंसिटीज एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, इस बार इंटेंसिटी अलग है। तो देखो बच्चों, ये ग्राफ देखो, अभी अपन ने बनाया था। आप यहाँ पे ऐसे कैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट लिखना, मैं खाली करंट लिख रहा हूँ 0, या आप प्लस वोल्टेज V लिखना, इसके पास एक्सेलरेटिंग वोल्टेज लिखना, मैं -V लिख रहा हूँ, या रिटार्डिंग वोल्टेज लिखना। और अभी हमने जस्ट ऐसा एक ग्राफ बनाया था, आपको पता होगा, ये ग्राफ बनाया था। ये वोल्टेज है V0, स्टॉपिंग वोल्टेज। स्टॉपिंग पोटेंशियल सीधा फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है, करंट इंटेंसिटी पे नहीं करता है, लेकिन इंटेंसिटी पे करंट डिपेंड करती है। इसलिए अगर मैं ये देखो 2 ग्राफ बना रहा हूँ, 2 ग्राफ में आप देख रहे हो, इसमें यहाँ फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है भाई, न्यू कांस्टेंट है,
और जो पहले ग्राफ बनाया था ना आपने, ये ऐसा कैसा पहले ग्राफ बनाया था, उसके पास में लिख लेना आई कांस्टेंट, इंटेंसिटी कांस्टेंट, उसमें लिखना, मेंशन करना। फ्रीक्वेंसी तो न्यू 1 न्यू 2 थी, न्यू 2 बड़ी थी उसमें, और इंटेंसिटी आई कांस्टेंट लिखना पास में। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और इंटेंसिटी इसकी I1 है और इसकी इंटेंसिटी I2 है, और ये I2 बड़ी है इंटेंसिटी, तो I2 बड़ी इसलिए करंट ऊपर हो गया, ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया। देखो यहाँ ये चेंज नहीं हुआ है, ये स्टॉपिंग वोल्टेज उतना ही है, लेकिन इंटेंसिटी चेंज हो गई। ठीक है, ये तीनों इफेक्ट पढ़ लिया अपन ने। इसके अलावा एक चीज़ और है, 4th नंबर पॉइंट, कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, यानी जैसे ही फोटोन डाला हाथों हाथ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं बाहर। तो एक लास्ट 4th पॉइंट लिख लेते हैं, और ये अपन थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। एक 4th नंबर पॉइंट और है, द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ऐसे लिखो, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन, लैग है ना LAG, बिटवीन फॉलिंग ऑफ लाइट, जो लाइट गिर रही है, एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। हाथों हाथ होता है ना, लाइट डाली आपने, फोटोन गिराया और इलेक्ट्रॉन का एमिशन हाथों हाथ होगा, कोई टाइम गैप नहीं होता। यूँ नहीं आपने लाइट फोटोन गिराया महीने भर बाद इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हाथों हाथ लाइट डाली, सफिशिएंट फोटोन है तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अगर आपने कम एनर्जी का फोटोन डाल दिया, 4H चाहिए और आपने 3H का फोटोन डाल दिया, इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब करेगा, दीवार तोड़ने में मेहनत करेगा, फिर वेस्टेज नहीं आ पाएगा बाहर, है ना। तो हाथों हाथ होता है, या तो एमिशन होगा तो हाथों हाथ हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर ये हो गया। एक देखो मैंने आपको इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ाया ना, उसमें एक साइड में कहीं और भी ग्राफ बना देना काइनेटिक एनर्जी का। जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है ना। तो एक्चुअली मुझे ये पहले लिखा देना था उसमें इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी में, पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसको आप वहाँ डाल देना है ना, या भले अलग भी लिख सकते हो आप, पर ये फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट है। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज विथ फ्रीक्वेंसी एंड नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ है, काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी ले लो या स्टॉपिंग पोटेंशियल ले लो, एक ही बात है। ग्राफ जो है, या सॉरी इंटेंसिटी क्या, फ्रीक्वेंसी, ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा, ये यहाँ से शुरू होगा ग्राफ, इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे, न्यू नॉट लिखना भाई। काइनेटिक एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे 0 होती है, फिर आपके इसके बाद बढ़ना शुरू होती है। इससे कम फ्रीक्वेंसी पे तो इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं होंगे, तो कहाँ से काइनेटिक एनर्जी होगी, इसलिए ग्राफ हमेशा यहाँ से शुरू होगा। क्लियर भाई। अभी आपको ये बताया गया है कि आप फोटोन डाल रहे हो, मान लो पैकेट डाल रहे हो, फ्रीक्वेंसी चाहिए आपको 4H चाहिए, 4H चाहिए, आप 4 की फ्रीक्वेंसी का फोटोन डाल रहे हो, 4 का ही, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर लाइट है, फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड 4 हर्ट्ज, तो फोटोन 4H का डालोगे, इलेक्ट्रॉन दीवार तोड़ के पूरा एनर्जी दीवार तोड़ने में वेस्ट हो जाएगी, वर्क फंक्शन में पीछे कोई एनर्जी नहीं बची, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। तो इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे काइनेटिक एनर्जी होती है 0, और काइनेटिक एनर्जी भी 0, तो पोटेंशियल भी जो लगाओगे रोकने के लिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो भी क्या होगा, 0। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी 0, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ एक जैसे ही चलेगा। फिर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, 5 कर दी, तो फोटोन की एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, 5H। 4 तो वेस्ट हो गई, पीछे कितनी काइनेटिक एनर्जी रह जाएगी, 1H की। देख लो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ी। फ्रीक्वेंसी 6 कर लो आप, फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, 6H। तो 4H वेस्ट हो जाएगी, पीछे बच जाएगी 2H, तो 2H बच जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 2H। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है। ये ग्राफ भी बना दो आप। ये जो अभी जो आपको सारे ग्राफ बनाए गए हैं, फुल फ्लेश फाइनली वही ग्राफ है। एग्जाम में इस उन्हीं में से कोई ना कोई ग्राफ आएगा आप, ठीक है। आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस अवेलेबल कराए जाएंगे, तो आप उनमें देखना, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक छोटी सी एक बात बता देता हूँ, मैं इस पूरे को रफ कर लेता हूँ और छोटी सी बात बता देता हूँ। लेक्चर बहुत बड़ा हो गया क्योंकि मुझे टॉपिक सारे एक साथ फिनिश करने थे, है ना, कल से, ताकि एकदम न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाए। मैं आपको फाइनली एक टेबल बना देता हूँ, इसको आप दिमाग में डाल दो। देखो, पूरा जो खेल चल रहा है गेम, वो 2 चीज़ों पे चल रहा है, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी पे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे नहीं लेना देना। करंट
फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते, इंटेंसिटी पे। एक ही चीज़ है जो खाली इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। फिर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे नहीं। और एक स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पे नहीं करेगा। ठीक है, एक चीज़ ये मैं रफ कर लेता हूँ, इसको बना दो। और ये चारों जो पॉइंट लिखा है, ये जो चारों पॉइंट है मिलकर के ये और ये तो पूरा एक ही हो जाएगा। अभी हम लास्ट लेक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज पढ़ेंगे, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो पूरा ये रिपीट होगा। ये इसी को पॉइंट्स को अपन लिखेंगे और वो लॉ होंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के। ये मैं रफ कर लेता हूँ बच्चों। मैं एक बार आपको एक छोटी सी चीज़ रिवाइज करा लेता हूँ, जो इसको दिमाग में रखना। देखो अभी हमने पोटेंशियल का ग्राफ बनाया था ना, ये ऐसे इधर करंट थी और इधर वोल्टेज था, पॉजिटिव वोल्टेज, और इधर कौन सा था, नेगेटिव वोल्टेज। और ये जहाँ टच करता है उसको क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, इसको है ना पॉइंट ए नाम दे दिया और कहा कि ये ए क्या है बताओ, व्हाट सिग्निफाइज ए। तो व्हाट डज सिग्निफाई ए, तो ए इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको ए की जगह एक्स भी नाम दे सकते हैं, क्या है ये, स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था जिसमें इसको तो नाम दे दिया था भाई वाई और इसको नाम दे दिया इधर एक्स। अब कहा कि ये एक्स किसको शो कर रहा है, ये एक्स तो एक्स है इधर, मतलब ये पूरा जो लाइन है किसको शो कर रही है, ये नहीं लिखा हुआ था। ये पूरी लाइन किसको शो कर रही है, ये एनोड के वोल्टेज को। तो एक्स मीन्स एनोड वोल्टेज, कलेक्टर प्लेट वोल्टेज। और वाई क्या शो कर रहा है, वाई ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आता है। तो एक्स का मतलब, कई स्टूडेंट गलत लिखते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल देते हैं इसको। एक्स का मतलब एनोड वोल्टेज। अच्छा बच्चों, मैं ये चीज़ आपको ये बता रहा था कि अगर एग्जाम में आ जाए कि भाई ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन या ड्रॉ द वेरिएशन इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ वोल्टेज ऑफ कलेक्टर प्लेट, तो कलेक्टर प्लेट वोल्टेज के साथ ग्राफ बनाओ, तो ये ऐसा ग्राफ बनाए। ये ग्राफ बनाना आपको कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के लिए, फ्रीक्वेंसी क्या है कांस्टेंट, और डिफरेंट इंटेंसिटी के लिए बनाना, I1 I2 I3 लो, 3 ले लेता हूँ। तो फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट है बच्चों, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, लेकिन इंटेंसिटी अलग अलग है तो करंट चेंज होगी। तो आपको 3 ग्राफ बनाने हैं, ये देखो ये 3 ग्राफ, I1 I2 I3। क्वेश्चन ने कहा कि क्वेश्चन आपको बताएगा कि I3 सबसे बड़ी है, I2 सबसे उससे कम और I1 सबसे छोटी है, तो I1 वाला ग्राफ नीचे रखना आप। तो ऐसा आपको ग्राफ बनाना है डिफरेंट इंटेंसिटी के लिए। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इंटेंसिटी कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी जैसे मान लो ν3 सबसे बड़ी है, ν2 और फिर ν1, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो ग्राफ बनाओ। तो आप ये ग्राफ बनाना, ये वोल्टेज है एनोड का, ये इधर करंट ले लेना और ग्राफ बनाना। इस ग्राफ में आपको पोटेंशियल अलग अलग करने हैं भाई। क्या अलग अलग करने हैं, पोटेंशियल्स। ये करंट यहाँ पे सेम मिल जाने चाहिए आगे जाए। ये पोटेंशियल 01, 02 और 03, और यहाँ ν1, ν2 और ν3। क्वेश्चन का ν3 ज़्यादा है तो ν3 को इधर लिखना आप, सबसे दूर ν3, फिर ν2 ν1। कंफ्यूज करने के लिए उल्टा भी कह सकता है आपको, ν1 बड़ी है फिर ν2 फिर ν3, तो कोई इशू नहीं, इधर ν1 लिख लेना, ν2 ν3। I1 सबसे बड़ी हो तो I1 इधर, I2 इधर, I3 इधर। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने अभी आपको बताया। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे जो आए थे, है ना। तो आज का लेक्चर इतना ही है, नो डाउट बहुत लेंथी लेक्चर हुआ है, पर ज़्यादातर इसमें सुनने वाली समझने वाली चीज़ें थी। खाली अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ क्वेश्चंस क्या निकले इस पूरे लेक्चर में से, तो ओनली ग्राफ निकले। ठीक है, थैंक यू।